को फाउंडर बेकार फिल्म्स के शेख मुबीन उल हक बहुत हंसाते हैं हमें। मेरे ख्याल से जिनको हम हंसाते थे वो बहुत बड़े हो गए क्योंकि वो बच्चे थे उस वक्त। हुसैन बोल्ट ने जब 100 मीटर डैश का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, वो 9 सेकंड का परफॉर्मेंस था। उसके पीछे पूरा साल की मेहनत थी। कितने सालों की होगी, राइट? एग्जैक्टली। आप कभी भी अच्छे डायरेक्टर बन नहीं सकते अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हो। एट व्हाट पॉइंट डिड यू फील कि आपने शोहरत पा ली है? 2014 में मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, मोबाइल स्नैचिंग सिचुएशन। जब वो हमने पोस्ट की, पेज रैपिडली ग्रो हुआ है ओवरनाइट। तो ऐसा लग रहा था कि सिनेमा में हमारी मूवी रिलीज हो गई है कि मैं और गदनफर रिफ्रेश कर रहे थे और एक दूसरे को अपडेट कर रहे थे, देख अभी इतने शेयर हुए। हमने एक रियल रेंजर्स मोबाइल पूरी ब्लास्ट की थी अपने एक सीन के लिए। लोगों को हमने बता दिया कि बॉस ये सीरियस मामला है, ये अब आप इसको हल्का नहीं ले सकते। हर इंसान की एक ईगो होती है, राइट? अब आपकी ईगो को बूस्ट मिला है। 8 साल की आपकी मेहनत है, 9 साल की मेहनत है, एकदम से आप यू आर समवन। तो हमें पता चला कि नहीं भाई अब मशहूर तो हो गए मगर ज़मीन पे ही रहना, क्योंकि जहाज़ उड़ता ज़मीन से ही है। ज़मीन ना हो तो जहाज़ कभी आसमान में ना है। कोई भी सक्सेस या पॉपुलैरिटी है, ये हमेशा की नहीं होती। कि सेलिब्रिटीज अपनी कोई नेगेटिव वीडियो खुद ही रिलीज करके चला देते थे। रिसेंटली ऐसी ही चीज नजर आई है डिजिटल पे, जिसपे एआई का ठप्पा या डीप फेक का ठप्पा लगा के उसको आउट कर दिया। वो अभी किसी ने कहा था कि भाई अगर आप सोकर उठें और आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं सुबह तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं सबसे पहले ट्विटर पे जाऊंगा और देखूंगा मेरी कोई चीज़ लीक तो नहीं होगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पुल के इस पार है और टिकटॉक पुल के उस पार है। बिल्कुल, और हम पुल के बीच में बैठे हैं। बट ये मुझे बताएं, गोल्डन वीजा क्यों नहीं आपने आए? देखिए, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज अभी है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। पॉडकास्ट पे आते हुए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कभी कभार ऐसी हम आपको एक अलग शक्ल दिखती है, बातें करते हैं जब आप, एक ना एक कोई कॉमेंट आ जाता है नीचे, यहाँ पे भी आएगा कि देखो कोई भी मुंह उठा के इंटेलेक्चुअल बन जाता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दोबारा कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो पाकिस्तान की आवाम में से हर बंदे को, किसी को भी उठा के ना तो सिर्फ शोहरत दे सकती है, बट एक अमीर आदमी या औरत भी बना सकती है। तो हम बात करेंगे एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर से जिसने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत सक्सेस अटेन की है और बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, अपना खुद कैफे खोला है। तो इन बातों को सुनने के लिए स्टे ट्यून टू दिस पॉडकास्ट। हम बात करेंगे को फाउंडर बेकार फिल्म्स के शेख मुबीन उल हक के साथ। स्टे ट्यून। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंसाते थे हम लोग, अभी तो बहुत कम हंसा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिनको हम हंसाते थे वो बहुत बड़े हो गए क्योंकि वो बच्चे थे उस वक्त। नहीं, अब और भी बच्चे पैदा हो गए पाकिस्तान में, बच्चों की कमी नहीं है। हाँ, बच्चों की कमी नहीं है, बट वो बच्चों को अब जो उनकी जो कंटेंट कंजम्पशन है, हाँ, उनके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा है हम लोगों से। प्लस उनके पास बहुत सारी जॉनराज अब आ रहे हैं जो पहले नहीं थी। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, डेली ब्लॉगिंग है, उसके अंदर कॉमेडी स्किट्स तो बहुत कम हो गई हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से अब वो बच्चे कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो हम कहीं एक कोने में अब नजर आते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, मुझे भी बचपन से कॉमेडी का शौक है। आज भी जो मैं रात में थोड़ा बहुत कंटेंट कंज्यूम करता हूँ वो सिटकॉम्स है, क्योंकि आपकी जो लाइंस हैं, डिलीवरी है, एक्सप्रेशन है, इंटरसेक्शन जो होता है ना कॉमेडी के अंदर इन सब चीज़ों का, और इसका जो आउटकम होता है, ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, हम जो बात कर रहे थे कि कॉमेडी जो है इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है ना? तो जैसे हम बात कर रहे थे, वो एथलीट्स के बारे में एक बात करते हैं कि एथलीट्स के 3 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रेनिंग स्टेट है, बिल्कुल, एक है इसका परफॉर्मिंग स्टेट, और एक इसका रेस्टिंग स्टेट। 60% एथलीट की जिंदगी जो है वो ट्रेनिंग में गुजरती है, जो आपको किसी को नजर ही नहीं आता। 30% एथलीट की जिंदगी रेस्ट में गुजर जाती होगी। सिर्फ वो 10% है कि वो एथलीट परफॉर्म करता है, वो फाइनल प्रोडक्ट है। वो फाइनल प्रोडक्ट है। हुसैन बोल्ट ने जब 100 मीटर डैश का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, वो 9 सेकंड का परफॉर्मेंस था। उसके पीछे पूरा साल की मेहनत थी। कितने सालों की होगी, राइट? एग्जैक्टली। वो हमें नजर नहीं आई। हमने तो सिर्फ उसको 10 सेकंड नहीं, बल्कि वो जो 8 या 9 सेकंड थे उस पर जज किया है। बिल्कुल। इसको आपने रिलेट किया, बड़ी मजे की चीज, कॉमेडी के हवाले से। अगर मैं कॉमेडी को इसी 3 फेजेस में ब्रेक करूं तो वो फेजेस क्या होंगे? देखिए, कॉमेडी के अंदर भी ऑब्जर्वेशन है, वही बात 60%। तो आप
ऑब्जर्वेशन करते हो। तो इसका मैं मतलब अगर जो किसी ट्रेनिंग स्टेट है कॉमेडी का वो एक ऑब्जर्वेशन स्टेट observation है, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी माँ का कैरेक्टर कर रहा हूँ हम्म तो मुझे माँ के मसले तो पता होने चाहिए ना, बच्चों के साथ क्या क्या है, घर में अगर है तो किचन में क्या क्या मसले होने चाहिए। तो मैं जब तक ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं अगर किसी पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए यार पुलिस वाला जो रोड पे खड़ा हुआ पुलिस वाला उसके क्या मसले हैं। जो मोबाइल के अंदर बैठा हुआ वो एक अलग पुलिस वाला है, उसकी टोन डिफरेंट होगी। जो बाहर जो खड़ा हुआ जो बाइक वालों को रोक रहा है उसकी टोन डिफरेंट होगी। तो आप एक्चुअली जाके इन कैरेक्टर्स के साथ बैठते नहीं हैं? देखिए, जब शहर में हम घूम रहे होते हैं ये सब हाँ। चीजें हम लोग भी फेस करते हैं, घर में वहां तो सबके ही है। सही है। तो आपको पता होता है, फिर आप पुलिस का दूसरों से- नाका तो हर जगह लगा हुआ हर होता जगह है। पुलिस का नाका लगा हुआ होता है। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीजें आप ऑब्जर्व करते हो। हाँ। और चूंकि जब हम अपने अगर मैं स्टडी अपने यूनिवर्सिटी डेज की बात करता हूँ तो वहां भी हमें ये हमेशा से सिखाया गया था कि आप कभी भी अच्छे डायरेक्टर बन नहीं सकते अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं हो। तो ऑब्वियसली अब हम अभी तो कॉमेडी की बात कर रहे हैं, सो 60% इसमें जो है ना ऑब्जर्वेशन है आपकी। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है क्राफ्टिंग। ठीक है, ये जरा समझाएं मुझे, क्योंकि अब इसमें ये आप रेस्ट, एथलीट का रेस्ट हटा के आप क्राफ्टिंग डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि यार सपोज करें अगर मैं किसी माँ का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं माँ के अगर माँ को कोई मसले हैं तो माँ का जो उनका जो कैरेक्टर होगा थोड़ा सा एंग्री टाइप का होगा। अगर आप अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं तो उनकी टोन क्या होनी चाहिए। तो ये चीज आप पूरी क्राफ्ट कर रहे होते हैं कि यार कब मुझे क्या क्या कैरेक्टर किस तरह प्ले करना है। तो आपने पहले ऑब्जर्व किया कि माँ के लट से मसले मसाइल क्या हैं, उन मसलों को डील करते हुए उनका लहजा क्या है, उनका तरीका क्या है, तो वो मैंने सिचुएशन एक ली, ये पूरा हमने ग्रैब किया और फिर उसको क्राफ्ट किया कि यार ये डिलीवरी होनी चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए, और किस किस सिचुएशन में क्या क्या मूड्स होते हैं उनके। सही है। और यही नहीं, वही जैसे मैं पुलिस वाले की बात की तो अब पुलिस वाले का एक ही कैरेक्टर नहीं हो सकता कहीं भी, और पान खाने वाले का भी एक कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगर पान डिफेंस वाला खा रहा है तो वो कभी भी कराची नहीं बोलेगा। शायद वो किसी और एरिया वाला शायद कराची बोल दे, डिफेंस वाले का एटलीस्ट उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी होगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर कहाँ फॉल कर रहा है, उस लिहाज से मुझे किस तरह अदायगी करनी है। तो वो जो डिफेंस वाला पान वाला और एक लियारी का पान वाला और एक नॉर्थ कराची का पान वाला, सबके टोन डिफरेंट होगी, सबका लहजा डिफरेंट होगा। और ये है क्राफ्ट, ये है क्राफ्टिंग। ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन से ही निकल के आया ना, वहीं से आपने ग्रैब किया। फिर आ जाता है परफॉर्मिंग, जो कि मेरे ख्याल से 5-10 मिनट की चीज होती है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन अभी शायद मैं आपको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप जब मैं नीचे से आया तो वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा गार्ड माशाल्लाह बड़ा चौकन्ना है, मशीन काम नहीं कर रही है इनकी। मैं ऐसी वेपन लेकर आ गया हूँ, कोई पता नहीं चला, कोई अलार्म नहीं हुआ। तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे भी गार्ड्स होते हैं बैठे हुए, सुन अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। तो ये भी एक स्किल बन सकते हैं आप। तो ये भी देखे ना, अब एक गार्ड मुझे इस तरह का मिल गया, तो कहीं ना कहीं मैं अगर परफॉर्म करूंगा तो वो कोई फैंटेसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, वो रिलेटेबल होगा, वो किसी ना किसी के लिए तो रिलेटेबल होगा। हाँ यार मेरी बिल्डिंग का जो गार्ड है वो ऐसा है। तो चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी से, और खासकर आजकल की जो कॉमेडी है उसके अंदर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रिलेटेबल भी होनी चाहिए। तब फिर देखने वाला उसको शेयर करता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, आप शेयर तब करते हैं जब आप उसको रिलेट करते हैं। हाँ यार ये मेरे साथ मसला हुआ, ठाक। फिर दोस्त को टैग कर दिया, ये देख ये तू है, इस तरह की तू हरकत करता है, पैसे तू नहीं देता। तो जब आप रिलेट ही नहीं करेंगे तो फिर आप शेयर क्यों करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने भी आपको बताया। तो इसमें मैं आता हूँ, आजकल की कॉमेडी में रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी बीच में कुछ कॉमेडी ऐसी आई थी जो एक प्लेटफॉर्म की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत वल्गर स्टैंड अप कॉमेडी थी, ठीक है ना, और वो भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ा सा वल्गर साइड पे चली जाती हैं। और अगर आप बाहर की ये कॉमेडी सेलर्स वगैरह चले जाएं या कॉमेडी क्लब्स चले जाएं, बहुत सारी हैं, वहाँ पे भी बहुत वल्गर स्टैंड अप कॉमेडी होती है। क्या इस डायरेक्शन में जाना एक मुनासिब चीज़ है गिवन जिस सोसाइटी और कल्चर और मज़हब जो हमारे इर्द गिर्द है, या नहीं? क्योंकि वो भी तो एक तरह से एक रियल टाइम ऑब्जर्वेशन है, वो भी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में लोगों के साथ, लेकिन वो थोड़ी वल्गर हो जाती हैं। असल में वही बात है ना कि
वो लोग आपको इस वजह से बुरे लग रहे हैं। वो ये इसके ऊपर एक कहावत है ना कि जो देखता हूँ, जो बोलता हूँ नहीं, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का बहुत बड़ा फसादी हूँ। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि वो चीज़ सोसाइटी का हिस्सा है, बट वो जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको वल्गर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस हकीकत को जो है ना उससे पर्दा कर रहे हैं हम लोग, और हमें लगता है हम बड़े शरीफ लोग हैं। खैर, मैं उस तरह की कॉमेडी मैं करता नहीं हूँ। अगर मुझे उस तरह की कॉमेडी करनी हो तो मैं विदाउट कैमरा करता हूँ, अपने दोस्तों के सामने जितना भी करना है हम लोग। क्यों ऑन कैमरा क्यों नहीं करते? वो तो है ऑब्जर्वेशन, फैक्ट ऑफ लाइफ में चीजें, वल्गर कॉमेडी। बिल्कुल, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि फैक्चुअल है, बट वो चीज़ आप अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता होता है आप किस जॉनरा में, जो आई मीन किस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं। तो मुझे लगता है कि यार मेरे लिए जो है ना एक फैमिली ओरिएंटेड एक सिटकॉम टाइप की चीज़ जो है ना मुझे सूट करती है, हमें सूट करती है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मैं शायद हर तरह की गालियाँ जानता हूँ, बकना भी जानता हूँ, बट मैं कैमरे में नहीं बकूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये कैमरा कहीं ना कहीं जब रिकॉर्ड होगा तो ये मेरे घर के मोबाइल पे कहीं ना कहीं शो भी हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसमें बड़ी अच्छी बात की आपने, कहा कि आपने अपनी ऑडियंस एक तरह से डिफाइन कर लिया। जो बात की ना कि मैं फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो फैमिली मिल के देख सके। ऐसे ही है? बिल्कुल, मैं फैमिली मिलकर देख सके, अलग अलग होकर ना देखे फैमिली। हमारी कोशिश यही होती है क्योंकि जब कभी भी हम अभी भी अपनी स्किट्स डालते हैं, बल्कि अभी काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं डाल रहे हैं, बट हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं पुराने कंटेंट पे, और अक्सर स्टोरीज पे लोग टैग कर रहे होते हैं। इवन ओवरसीज पाकिस्तानी दूसरी जगह पे बैठे होते हैं, वो अपने घर में अक्सर वीकेंड पे हमारी वेब सीरीज लगा के बैठे होते हैं तो फैमिली के साथ, और उनको ये डर नहीं है कि इस वेब सीरीज के अंदर कोई ऐसा जुमला आएगा जिसकी वजह से हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हमें ये भी तो सोचना है। और दूसरा ये देखिए, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट बनाने की वजह ये भी है कि हर कोई उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी आपने बात की थी, एडल्ट कंटेंट की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप बैरियर्स खत्म हो गए, लैंग्वेज बैरियर्स। अब उससे क्या होता है कि ये जो फैमिली वाली जो ऑडियंस है ना, ये कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रही है, इनको कंटेंट नहीं मिल रहा क्योंकि सब उधर चले गए। सब उधर चले गए। अच्छा, उधर जाने फिर उनके लिए कोई तो होगा जो उनके लिए कंटेंट बनाएगा। तो बस हम लोग है ना, डिमांड है, सप्लायर है। ये जो वल्गर या लेट्स से अडल्ट कंटेंट जो बनता है कॉमेडी साइड में, जो बना था इस पे, लेकिन अवाम की तरफ से काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी आई थी कमेंट्स के अंदर, और लोगों ने पसंद नहीं की, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों ने पसंद भी की। मुझे जो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक बंद कमरे में अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और वल्गर है, और लाइव ऑडियंस के साथ कर रहे हैं, और फिर लाइव ऑडियंस चली गई घर सबने हंसी मजाक करके, वो बहुत डिफरेंट है बनिस्बत आप उसी कंटेंट को फिर यूट्यूब पे पोस्ट करें जहाँ पे एक आवाम देख रही है जो उस वक्त थी नहीं। एक होता है ना, हम साथ बैठे हुए, जो आपने बोला ना यार मुझे हर गाली आती है लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बकूंगा, पीछे शायद कह दूं जब कैमरा ऑफ हो। ये डिफरेंस हमारे कॉमेडियंस को शायद नहीं समझ आ रही है। क्या ये चैलेंज है कि अवाम ने इसको पसंद नहीं किया? क्योंकि अवाम की काफी नेगेटिविटी थी, मैं देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, इट वाज नॉट पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिविटी में भी वो लोग गाली बक रहे होंगे जिस चीज को वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही चीज आगे नीचे बक रहे होंगे। ऐसे ये भी है। और दूसरा ये कि आजकल थोड़े से लोग ग्रीडी ज्यादा हैं व्यूज को लेके, पॉपुलर होने के लिए, मतलब वो कहते हैं ना वन नाइट वंडर, वो चाह रहे हैं इस तरह, तो बहुत एग्रेसिव होके इस तरह के अटेम्प्ट्स की जाती हैं। आपको वन नाइट वंडर बनने में कितना टाइम लगा? मुझे तो मेरे ख्याल से 2006 से लगे हुए हैं। बिल्कुल हैं। डिजिटल पे नहीं थे ऑब्वियसली। मुझे बैक स्टोरी बताएं इसकी। अच्छा, बैक स्टोरी है। हाँ, बेकार फिल्म्स की बैक स्टोरी क्या है? देखिए, बेकार फिल्म्स के लोगों की शुरुआत तो 2009 से हुई, कुछ की 2009 से हुई, कुछ की 2010 से हुई, यूनिवर्सिटी से। हर किसी की इंडिविजुअल एक अलग। कहाँ पढ़ रहे थे आप? हम लोग PF कीट। अच्छा। कॉलेज ऑफ मीडिया। और सब साथ थे? नहीं, सब हम मतलब सीनियर जूनियर का मसला था, कोई एक साल एक सेमेस्टर जूनियर था, कोई 2 सेमेस्टर जूनियर थे, इस तरह हमारा मतलब ये सिस्टम, आई मीन चीज़ें चल रही थी। तो जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, और यूनिवर्सिटी भी वो फिल्म की यूनिवर्सिटी थी, हम फिल्म स्टडी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं। अब जैसा कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कैमरा इन स्पेस,
अब उनका जो वीकली मेरा असाइनमेंट है उसमें ये है कि भाई आपने फलाना एक सीन शूट करके लेकर आना है, और इंडोर शूट होना चाहिए, लाइटिंग इस तरह होनी चाहिए, वो मैं सीन अब शूट करना है मुझे। अब सीन में मुझे कैरेक्टर्स भी चाहिए, अब कैरेक्टर्स मैं हायर नहीं कर सकता, जेबें खाली हैं, उससे यूट्यूबर नहीं थे ना। सही है। तो अब यही होता था कि यार भाई तू कर ले यार काम, तेरे फिल्म में मैं आ जाऊंगा, तेरी हेल्प मैं कर दूंगा, अच्छा एडिटिंग में हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा। अच्छा। जूनियर को ये बोल देते थे हम, तो उसको एक्ट करवा लिया। तो इसी तरह हम लोग ये काम कर रहे होते थे। अच्छा, तो यानी कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की फिल्मों में आ रहे थे। ऐसी बहुत, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो दोस्त यार हैं हमारे, जो थे अभी भी हैं, जो अभी ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पे वैसे पॉपुलर नहीं है बाय फेस, बट उनका काम काफ़ी अच्छा मशहूर है। तो जब उनकी कहीं शॉर्ट फिल्म बना रहे होते थे या म्यूजिक वीडियो बनाते थे, तो वो दो लोग तो उसमें कास्ट होते ही होते थे। एक गजनफर होता था, एक मैं होता था। अक्सर जगह पे जो ना कहीं प्रोटैगनिस्ट गजनफर कर रहा है, कहीं इंटैगनिस्ट मैं हूँ, तो कहीं प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ, इंटैगनिस्ट गजनफर को ले लिया। तो हमें हालांकि बैचमेट के लिहाज से गजनफर मुझसे एक सेमेस्टर जूनियर है, बट केमिस्ट्री एक अच्छी बनी थी तो लोग हमें कास्ट कर रहे होते थे। अच्छा। तो हम एक कंफर्टेबल थे, केमिस्ट्री अच्छी थी हमारी, तो वहीं से यूनिवर्सिटी में हम लोग ये हमें बनाने की आदत थी। 2009 से ऑनवर्ड्स हम लोग को इस तरह की चीज़ें करने की आदत थी, ये शॉर्ट फिल्म बनाने की, म्यूजिक वीडियोस बनाने की, कॉमेडी स्किट्स बनाने की। तो वहीं से निकल के ये प्रोफाइल्स पे हम लोगों ने वाइन्स डालनी शुरू की। अच्छा, ये वाइन से शुरू हुआ, राइट। तो उस वक्त वाइन, अभी तो बहुत सारे लोग वाइन्स नहीं समझ रहे होंगे कि वाइन्स क्या है। तो 6 सेकंड का होता था ना, ये 7 to 11 सेकंड, 7 to वाइन बड़ी छोटी होती थी, बड़ी छोटी। और मेरे ख्याल से वो अपने टाइम से पहले आ गई थी बेचारी बहुत, क्योंकि अब वही चीज टिकटॉक और रील्स वो सब तमाम चीजें अब हो रही हैं, वो पहले होती थी। तो वो वाइन्स एक एप्लीकेशन थी, बिल्कुल। तो उसका देखा देखी ये, और बड़ा मुश्किल काम था कि आपको एक पूरी चीज आपको रिजॉल्व करनी है, एक सिनेरियो को 10 सेकंड के अंदर रिजॉल्व करना है। अच्छा, मुश्किल लगता था। अच्छा, अब क्योंकि प्रैक्टिस में अब आप देख रहे होंगे हर दूसरा बंदा अब तो तो पता है कि किस तरह करना है। तो वहां से फिर वाइन्स का आपने शुरू किया, लेकिन क्या नाम बेकार फिल्म्स दिया? नाम नहीं दिया था उस वक्त। अच्छा। तो प्रोफाइल पे डालना शुरू कर दिया। फिर कभी कभार असाइनमेंट्स होते थे, कभी कभार असाइनमेंट्स नहीं है। जैसा कि अब होता ये था, मेरा दिल चाह रहा था कि यार एक मैं पब्लिक सर्विस मैसेज बनाऊं, तो मैंने एक बनाया। अब वो मैंने शूट किया, सब कुछ किया, एक्ट करवाया लोगों से, और उसको मैंने अपने प्रोफाइल पे लगा दिया। उसके अलावा तो आपके पास और कुछ चीज़ ही नहीं थी ना पेज था ना कुछ था। तो वहाँ से लोगों को रिएक्शन आने शुरू हो गया, लोगों को पसंद आई, रैंडम लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे। तो वो अच्छा लगता था कि हाँ यार इनको भी पसंद आई, समझ आई ये चीज़ हमारी। तो हमारे लिए वही सैनमा था उस वक्त, एक स्टूडेंट के लिए, फिल्म स्टूडेंट के लिए। अच्छा, जो कंटेंट क्रिएट करते, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो वीडियो, उस जमाने में कैमरे तो ये वाले नहीं थे ना, मतलब फोन कैमरास नहीं थे, तो आप कंटेंट जो वीडियो कैमरास यूज कर रहे थे, प्रोडक्शन कैमरास थे, क्या यूज कर रहे थे? नहीं, प्रोडक्शन कैमरा नहीं था, हम डिजिटल कैमरास यूज कर रहे थे। वो जो डिजिटल आते थे, उस वक्त कैनन के थे, कैनन 550D था, 500 था, जो DSLRs थे, 6D था, 6D था, बिल्कुल 7D कैमरा था उस वक्त। जी। तो और जिनकी औकात बहुत अच्छी थी, उनके पास फिर वो Mark II कैमरा थे, वो हम देखते थे यार। लेकिन सारे बड़े DSLR थे, ऑब्वियसली फिल्म स्टूडेंट से, तो ये तो हमारे सर्कल में थे ये सब चीजें। तो डिजिटल कैमरास भी, और लाइट्स वगैरह, लाइट्स देखे हम लोग, थोड़ा सा जुगाड़ू भी था मैं, तो कुछ लाइट्स मैंने बना ली थी, कोऑपरेटिव मार्केट जाके लाइट्स खरीद के कुछ ऐसी जुगाड़ वाली, खुद एक्चुअली लाइटें भी खुद बनाई हैं कुछ, क्योंकि वो जब प्रोफेशनल लाइट लेने जाते तो बहुत महंगी पड़ती, बहुत महंगी होती थी। तो कुछ मैंने सॉफ्ट बॉक्सेस मैंने खुद वेल्डर के पास बैठ के बनवाए थे, और उसके अंदर बल्ब लगा के उसको सॉफ्ट किया था ताकि वो इस तरह की लाइट है। तो ये हमने जुगाड़ी शुरू में किए स्टूडेंट लाइफ में। तो वहाँ से जो ना ये हमने ये बनानी शुरू की। तो उसी में एक गजनफर ने और समी ने एक शूट किया था, हैप्पी इन कराची, बिकॉज आई एम हैप्पी, इस तरह की एक वीडियो थी, वो म्यूजिक लगाया था ये, और वो बहुत वायरल हुई, और वो प्रोफाइल से वायरल हुई। उसके बाद मुख्तलिफ पेजेस थे जो कि उस वक्त थे ऑलरेडी मशहूर, उन्होंने वो उठा के अपने पास लगाई, और हम माशाल्लाह उसको खुशी से देख रहे हैं कि हमारी चीज पॉपुलर हो रही है। हम ये नहीं समझ रहे कि साले हमारी चीज लगाई है उन्होंने और अपने पास व्यूज लेके जा रहे हैं। उस वक्त व्यूज का ऑप्शन भी नहीं था। अच्छा, राइट, कोई सोच नहीं रहा था ना उस जमाने में, उस वक्त व्यूज शो भी नहीं होते थे।
उस समय व्यूज शो भी नहीं होते थे। तो हम एक होता था पीपल टॉकिंग अबाउट अस, एक मेट्रिक होता था फेसबुक पे शुरू में, बिल्कुल, और एक उसमें शेयरिंग आती थी और आपके कमेंट्स लोग देख बिल्कुल ऐसे ही था यार इतने कमेंट्स आ गए, तो शेयर से आपको पता चल जाता था, तो वो बड़ी वायरल हुई। फिर इसी तरह एक बॉलीवुड सॉन्ग इन रियल लाइफ बनाया, वो भी ऐसी प्रोफाइल से उठा के पेजेस में लगा दिया और वो इंडिया में बहुत वायरल हुआ। सो फिर लोग बात करने शुरू कर दी लोगों ने हमारे बारे में, लोगों को पता चला कि लोग ये समझते आते ज़्यादा कि ये इंडियंस हैं, ये इंडियन क्रिएटर्स हैं कोई, और इंडियन हमें ओन कर रहे थे कि आपने ये कोई बॉलीवुड सॉन्ग बनाया है तो अपने ही होंगे। फिर हमें लगा कि नहीं यार, क्योंकि 9gag पे भी उन्होंने भी वो हमारी वीडियो एक डाली थी, तो उसके नीचे भी कमेंट्स आए थे इंडियंस इंडियंस इंडियंस, तो हमने बोला नहीं यार अब पेज बनाने का टाइम है, तो फिर हमने पेज बना अपना फेसबुक पेज। नाम कहाँ से आया? कमेंट से। अच्छा, कमेंट से आया? जो लोग कमेंट्स कर रहे होते थे उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी जगह से पढ़कर निकलते हैं और आप इतना रफ काम कर रहे हैं, जबकि लोगों ने आपका एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट भी देखा हुआ है, तो लोग यही बोलेंगे क्या बेकार काम कर रहे हो, अपना काम करो ना जो है। नहीं तो ये कौन लोग थे जो ये बोल रहे थे? ये बहुत सारे, ये दोस्तों में से भी थे, ये जानने वालों में से भी थे, ये रैंडम लोग भी थे जिनको उस वक्त कंज्यूम नहीं हो पा रहा था ये चीज़ें कि आप डाइजेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये रेफरेंस उन्होंने कभी देखा नहीं था इस तरह की चीज़ें। ये बिल्कुल रॉ कंटेंट था, प्लस इससे पहले इस तरह का कोई रेफरेंस नहीं था ना उनके पास पाकिस्तानी मार्केट में। अब 2013 में अगर मैं बात करूं यूट्यूब कंटेंट या डिजिटल कंटेंट, तो लोग बोलेंगे कि क्या बात कर रही है, क्या चीज़ है। उस वक्त चैनल्स को नहीं अकल थी, टीवी चैनल्स कोई भी नहीं थे, किसी को अक्ल नहीं थी, किसी को नहीं थी, वो बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। तो हम उस वक्त कंटेंट जनरेट कर रहे थे, हम वहां से दूसरी जगह से पैसा कमा के और यहाँ पे लगा रहे थे, तो वो कहते थे ये क्या बेकार काम है, ये क्या बेकार काम है, तो हमने रख दिया बेकार वाइन्स। अच्छा, बेकार वाइन से शुरू हुआ, बेकार वाइन्स रखा था, ठीक है। फिर उसको लेटर हमने चेंज कर दिया बेकार फिल्म्स से, ठीक है। तो ये सिलसिला इस तरह चला, जो काफी मैंने लंबी हिस्ट्री नहीं, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आज लोग अगर देख रहे हैं कि आपके मिलियन प्लस सब्स हैं राइट ऑन यूट्यूब, प्लस आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं, एक आपका नाम है, आपको लोग पहचान लेते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज हम बैठे हुए 2024 में, आपने बात शुरू की है 2006 से, आपने ये बोला कि आपने पेज तब बनाए 2013 में। बिल्कुल। तो अगर मैं सिर्फ पेज बनाने से लेके आज तक देख लूँ, 11 साल आपने मतलब लगाए हैं इस पे। जो लोग आपका ओवरनाइट सक्सेस इज एट लीस्ट 11 years एट लीस्ट ओवरनाइट। ना लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, लोग स्ट्रगल नहीं देखते। वही एथलीट की है ना, एथलीट लाइफ है कि भाई अगर आप वेट लिफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, आपने डेड लिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया, वो तो आप 4 सेकंड में कर देंगे ना, या 10 सेकंड में हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसी है। वो कोई नहीं देख रहा कि यार वो रोज, भाई माइकल फेल्प्स स्विमिंग करता था, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए उसने, किसी ने कभी देखा कि उसकी ट्रेनिंग देखी डेली, ना उसकी न्यूट्रिशन इनटेक देखी, ना उसकी डेली प्रैक्टिस देखी, उसका रूटीन नहीं देखा, शाम में सोता कब है, उठता कब है, और कितने साल से कर रहा है। लोग असल में प्रॉब्लम ये है, ये लोग भूल जाते हैं, और ये जो पार्ट है ना सक्सेस का, अक्सर लोग इस पे बात नहीं करते। बिल्कुल। तो जब 2013 में आपने शुरू किया, कोई ऐसा वक्त आया बीच में जब आपने सोचा यार ये छोड़ो यार, ये क्या हम बेकार काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, वजह ये थी क्योंकि हम उस वक्त, मैं अगर बताता चलूं कि उस वक्त पैसा नहीं था, इसलिए सॉरी मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं, क्योंकि इसमें उस वक्त पैसा नहीं था, और शायद कोई ये आपसे आप इसी से मेरा जवाब लें कि जब पैसा नहीं था तो पैशन की वजह से हम आए थे, राइट, क्योंकि पैसा नहीं था। तो जॉब क्या उस वक्त कोई जॉब थी? पैसे आमदनी? उस वक्त समी जो है वो एसोसिएट डायरेक्टर था, उस वक्त मालिक मूवी भी बन रही थी उसमें, ठीक है, और गजनफर ऑलरेडी एक एड एजेंसी में एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा था, और मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस चला रहा था उस वक्त, जो कि फिजिकल प्रोडक्शन हाउस था, ऐसे नहीं कि वर्चुअल। और वो बड़ा मेहनती काम होता है प्रोडक्शन हाउस चलाना। कॉर्पोरेट वीडियोस में काफी मतलब कंपनीज मुझे जानती थी, इसमें बहुत तो तीनों नेशनल नाम भी हैं। तो तीनों अपना काम चला रहे थे, आमदनी आ रही थी, और जो आमदनी आ रही थी और सैटरडे संडे को हम मिलते थे और ये चीजें बनाते थे। तो ये हॉबी था आपका एक तरह से? नहीं, ये जो हमने पढ़ा था, ये सब कुछ किया था, उसके बाद चूंकि आप भी एक एजेंसी रन कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ब्रांड्स जो, या तो क्लाइंट्स, जो क्लाइंट होता है ना, उसकी ब्रीफ के आगे आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है। yes. इतना प्रेशर होता है। yes. लोग अक्सर बोलते हैं यार ये प्रोडक्शन होता है, क्या बेकार ऐड बनाया है। आप वो बेसिकली यू कैन बी क्रिएटिव एज लॉन्ग एज आप इस डब्बे के अंदर रहें। हाँ, वो आपने लाइन बना दी, अब आप जितना क्रिएटिव हो, जब आप फिर जब हम लोगों ने ये करना शुरू किया ना, तो हमें ऐसा लगा कि हमें किसी ने विंग्स लगा दी,
मजा आ रहा था। वो कहते हैं ना खुल के खेलो, खुल के खेल रहे थे, ये बना रहे हैं, रोड पे शूट कर रहे हैं, ये वाला शॉट डाला, ये किया वो किया, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, अम्मा बनना था दुपट्टा यूं कर लिया, कोई हमने शेव नहीं की, कुछ नहीं किया, रॉ रखा चीजों को। दूसरी जगह दूसरा काम हमारा चल रहा था, अगर वो काम देखते और ये काम देखते, आप बोलते ये दोनों किसी और लोगों ने बनाया, ये किसी अलग ने बनाया, ये किसी अलग ने इसका बनाया। बिजनेस पे इम्पैक्ट होता था या किसी के करियर पे इम्पैक्ट होता था ये काम करने से? हुआ, क्या इम्पैक्ट? तीनों के करियर पे हुआ ना, कि फिर हमने वो सब कुछ बंद कर दिया और इसी पे फोकस कर दिया। वो तो अल्टीमेट ये इम्पैक्ट नहीं, बट उस दौरान जब मोनेटाइजेशन नहीं थी, जब इसके थ्रू आमदनी लेट से नहीं आती थी, राइट, उस दौरान लेट से 13 से 16 तक या 17 तक, वो जो 3-4 साल थे शुरू के, क्या ये काम करने से आपके जो एग्जिस्टिंग काम थे जहां से आप कमा रहे थे, घर चला रहे थे, उस पे कोई इम्पैक्ट आता था कि यार ये तुम लोग किस तरह का काम कर रहे हो, यहाँ पे तो इतना प्रोफेशनल करते हो, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है? नहीं, क्योंकि उसमें कोई क्लाइंट का काम नहीं था ना, उसमें सब अपना ही काम था, उसमें कुछ इस तरह बट एक परसेप्शन क्रिएट होता है। ऐसे नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मैं तो ये कहूंगा कि वो पॉजिटिव वे में चीजें गई हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स, ऐसे कंपनीज के सीईओ थे जो वैसे तो मुझे जानते थे, जब कभी हम प्रोडक्शन के हवाले से चीजें कर रहे होते थे, बट कभी कभार कभी उनसे मीटिंग होती थी तो वो रेफरेंस देते, यार तुम्हारी फलाना वीडियो देखी है मैंने, बार्बर वाली। अच्छा, ठीक है। तो वो मैं देखता था, अच्छा यार ये इस लेवल का एक बिजी तरीन आदमी भी हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो बड़ा अच्छा एक फीडबैक लगता था। तो हमें लगता था यार अभी तक तो सही ट्रैक पे हैं, और ये चीजें वक्त ने साबित कर दिया कि हाँ ये सही ट्रैक पे थे, हम लोगों ने सही टाइम पे एक स्टेप ले लिया, जिसकी वजह से अर्ली मूवर आप कह सकते हैं हमें। एट व्हाट पॉइंट डिड यू फील कि आपने शोहरत पा ली है, आपने और गजनफर ने? अच्छा, ये देखिए वीडियोस हम 2013 में बनाना स्टार्ट तो कर रहे थे, बिल्कुल। 2013 में बहुत सारे हमें वीडियोस ऐसी थी जो कि अच्छी रीच आ रही थी। अब व्यूज तो नहीं थे तो हमें पता नहीं चलता था ना कि कितने लाख लोगों ने देख लिया, हम तो ये देख रहे थे हाँ यार 500 लोगों ने शेयर कर दिया, मतलब 500 लोगों ने देख ली। हमें नहीं पता था 500 का मतलब 50,000 होता है अगर शेयर 500 आ जाए तो 2014 में मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, मोबाइल स्नैचिंग सिचुएशन इन कराची। अब उसमें मोबाइल स्नैचिंग नहीं थी, खाली सिचुएशन थी, और जब वो हमने पोस्ट की उसके बाद पेज रैपिडली ग्रो हुआ है ओवरनाइट। कहाँ हमारे 7-8 हज़ार लाइक्स थे पेज पे, और जब हम सुबह उठे तो 25,000 पे पहुंचे हुए थे। इसी तरह रैपिड ये अच्छा, इतनी स्पीड से? अच्छा, उस जमाने में तो वो कर्टेल्ड भी नहीं था ना, फेसबुक तो उस जमाने में ओपन था, जिस तरह टिकटॉक शुरू में ओपन था कि चीज़ अच्छी होगी तो वो आपको सारे ऑडियंसेस दे देंगे। अब तो लिमिट कर देते हैं, पैसे खर्च करें तो हम खोलेंगे। तो वो एक चीज़ हम लोगों ने जब वो पोस्ट की, अब रात को मैं और गजनफर नई चीज़ है हमारे लिए, हमने हमेशा जो काम किया वो क्लाइंट के लिए किया, वो ऑडिटोरियम में चला, वो उनके कॉन्फ्रेंसेस में चला, वो कभी भी आम आवाम तक नहीं गया हमारा काम। अगर बनाता था, जो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, वो उनके एम्प्लॉय तक रहती थी चीज़ें। अब फर्स्ट टाइम हम एक आम आदमी का रिएक्शन देख रहे थे हमारे काम पे, तो ऐसा लग रहा था कि सिनेमा में हमारी मूवी रिलीज हो गई है, पब्लिक जाके देख रही है हमारी मूवी। वो रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ लोगों से, चलते फिरते लोगों से फीडबैक। पूरी रात, अभी तो ये पहली नाइट की मैं बात बता रहा हूं, पहली रात है कि मैं और गजनफर रिफ्रेश कर रहे थे और एक दूसरे को अपडेट कर रहे थे, देख अभी इतने शेयर्स हो गए, अब इतने शेयर्स हो गए, अब इतने शेयर्स हो गए, अरे इसने भी शेयर किया, और मैं फलाना एक्टर ने भी शेयर किया। तो ये बड़ा अच्छा लगने लगा। और जब सुबह उठे तो व्हाट्सएप पे रैंडम कॉल्स आई हुई, फलाना टीवी चैनल, उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं इस टीवी चैनल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात हम इंडस्ट्री में थे तो लोगों के पास नंबर्स भी थे, और बहुत सारे हमारे जो तो ये तो फिर एक तरह से ओवरनाइट सक्सेस तो हुआ ये नहीं, स्ट्रगल पार्ट आप भूल गए ना। तो 2006 से ये अब बैठे में 14 में बैठे में, जहाँ पे ये आपको क्लिक करना शुरू हुआ है। और वो एक वीडियो थी, वो मैं बता रहा था ना, हमारी वीडियोस तो हम लोग ने डालनी शुरू कर दी थी। हम लोग बकरीद के लिए हर चीज़ बना रहे थे, वीडियो हर तरह की, प्रोफाइल पे डाल रहे थे, फिर पेजेस पे डालनी शुरू की, बॉलीवुड सॉन्ग, रियल लाइफ डाला। बट जो वायरल जिसको कहते हैं ना, वो थी मोबाइल स्नैचिंग सिचुएशन। वो जब हमने डाली, और आयरनी देखें, वो वीडियो आज भी उतनी रिलेटेबल है कराची की, ऐसे 11 साल हुआ।
कुछ नहीं चेंज वो एवरग्रीन कंटेंट है ना भाई, कराची तो कराची रहेगा ना। तो जब भी मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार डेली ब्लॉग की लाइफ होती है 24 घंटे, हमारी स्क्रिप्ट की लाइफ है ताहयात, हम रिलेटेबल बनाते हैं और वो पाकिस्तान में मुझे पता है अच्छा खासा वो लाइफ लॉन्ग चलेगी चीज़ें। तो जब वो कॉल आनी शुरू हुई लोगों की, अबे हमने मैं गजनफर फलाना टीवी बुला रहा है यार चलें, अच्छा चलते हैं, फिर दोनों तैयार होके गए, फिर यहाँ इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू, उसके बाद मॉल में गए हम। वो तो रूटीन थी हम लोग कहीं भी। अब गदन समीर सब बिजी था, मालिक ने आपको बताया उसकी शूट चल रही थी मालिक मूवी की, मैं और गदन पर निकल जाते थे कभी कभी हम लोग रात को जो ना खाने पीने, तो मॉल में बैठे थे सैंडविच खा रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ अच्छा वो अभी वो देखो वो भी पहचान रहा है, मैं भी पहचान, वो नई नई फीलिंग होती है। तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया नहीं भाई अब सीन ऑन है, सीन ऑन है। और लिटरली ऐसे ही हुआ कि जब हमारी वो वीडियो वायरल हुई, पेज बहुत एक्टिव हो गया था, रीच अच्छी हो गई थी, हमने सेकेंड वीक एग्जैक्टली हम हफ्ते के दिन हम लोगों ने एक और वीडियो शूट की, कार पार्किंग सिचुएशंस, और वो पहली वाली से ज्यादा शेयर्स लेकर आई। वायरल पहली वाली थी बट शेयर्स में वो उससे आगे निकल गई सेकेंड वीक में। तो हमें लगा बैक टू बैक एकदम किसी ने जो ना बूस्टर शॉट लगाए, और फिर तीसरी चौथी, फिर हर वीक हम लोगों ने ये बनानी शुरू कर दी, और हर वीक लोगों को ये समझ आ गई यार ये एक नया कंटेंट है, हमें चैनल पे जाके रिमोट लेके चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं, ये एक जगह पे है, मुस्तकिल है, बार बार भी देख सकते हैं। तो उनको ये कंटेंट उन्होंने देखा, और भी बहुत सारे ऑब्वियसली उस वक्त बना रहे थे कंटेंट क्रिएशन, बट चूंकि हमारा एक बैकग्राउंड फिल्म का बैकग्राउंड था तो उसमें थोड़े से आपको कैमरा एंगल्स डिफरेंट दिखते थे, आपको एडिटिंग, आपको साउंड, ये सब तमाम। तो ये आपका एज था क्योंकि आप फिल्म स्टूडेंट्स थे, आपका कैमरे का बैकग्राउंड था, मतलब प्लस आप रिलेटेबल सिचुएशंस उठा रहे थे, तो कम्प्लीटली एक चीज अलग सी बन गई थी, एक अलग सी बननी शुरू हुई। प्लस जब हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि लोग डिजिटल को इतना सीरियस नहीं लेते थे। हम आए, हमने ड्रोन शॉट्स दिखाए, हमने गिम्बल्स दिखाए, हमने ट्रैक शॉट्स दिखाए, हमने चेजिंग सीन्स दिखाए, हमने म्यूजिक डाला, हमने इसके अंदर वेपन्स दिखा, हमने वीएफएक्स डाला, ये तमाम चीजें डाल के हमने इवन एक ऐसी सिचुएशन थी एक जगह पे हमारे पास, हमने एक रियल रेंजर्स मोबाइल पूरी ब्लास्ट की थी अपने एक सीन के लिए। रियली? बिल्कुल, एक मालिक मूवी की ही वो प्रमोशन एक वीडियो थी, जो कि हमने खुद ही मतलब उसको पूरा बनाया था, बट उसके अंदर इंटीग्रेशन मालिक की थी, बट ओवरऑल एक स्किट थी, तो उसके अंदर एक्शन वैक्शन, उसके अंदर आखिर में उनके पास एक वो फिल्म के लिए उनके पास 2 मोबाइल्स थी, तो एक ही मैं टो करके लेकर आ सका गाड़ी के साथ, राइट, वो पंक्चर थी, तो उसको हमने पेट्रोल से भरा पूरा, और फेज 8 को पूरा हमने जो जहाँ पे संडे बाजार लगता था, बिल्कुल इसको पूरा, अब सोचें कि कोई शख्स संडे बाजार मतलब डिफेंस पे कैमरा निकालना मुश्किल है, वहां पे हम इतना बड़ा शूट कर रहे हैं बैठे हुए तो हम लोगों ने सीन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया ना। हम लोगों ने मतलब लोगों को हमने बता दिया कि बॉस ये सीरियस मामला है, ये अब आप इसको हल्का नहीं ले सकते। और दूसरे क्रिएटर्स पे भी एक कंपटीशन का फिर वो आया कि उनको एक चैलेंज मिला कि यार जब ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, तो वहाँ से गेम चेंज होनी शुरू हुई है। क्योंकि अभी भी आप हमारी फेसबुक वीडियो पे जाएं, ये वाली जो वीडियो है आप इसके कमेंट सेक्शन में देखिएगा, आपको बहुत सारे क्रिएटर मिलेंगे जो आज काफ़ी बड़े नाम हैं, उनके कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो वीडियो ने इतनी मोटिवेशन दी लोगों को, तो हमने बिल्कुल गेम चेंज कर दिया था उसमें जाके। तो इस पे जो अब आपको एक शोहरत मिलना शुरू हुई, चैनल्स बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं, इन चीज़ों का हर इंसान पे एक इफ़ेक्ट आता है। हर इंसान की एक ईगो होती है, राइट। अब आपकी ईगो को बूस्ट मिल रहा है, 8 साल की आपकी मेहनत है, 9 साल की मेहनत है, एकदम से आप यू आर समवन जो लोग पहचान रहे हैं मॉल्स के अंदर। व्हाट डिड दैट डू फॉर योर, जो एक होता है ना आपकी स्टेट ऑफ माइंड को, और फिर इसको आपने किस तरह मैनेज किया? क्योंकि अक्सर क्या होता है, सेलिब्रिटी इंसान बन जाता है तो आपे से बाहर हो जाता है एक तरह से, अगर आप कहें तो ये मौके को आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, और इसके थ्रू आप मैनेज आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे किया? देखिए, अगर ये वन नाइट वंडर होता तो मैं यकीनन, मैं और मेरे साथी जितने भी थे वो शायद आपे से बाहर ही हो जाते। वन नाइट वंडर मतलब I mean, अगर हम रातों रात एक आए इंडस्ट्री में और छा गए, मतलब आपके पीछे 8 साल की स्ट्रगल ना होती, हमारे पीछे स्ट्रगल थी। हम लोगों की सक्सेस देखते हुए आ रहे थे, लोगों के रवैये देखते हुए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने हेल्प की हमारी।
तो हमें पता चला कि नहीं भाई अब मशहूर तो हो गए हैं, मगर ज़मीन पे ही रहना है, क्योंकि जहाज़ उड़ता ज़मीन से ही है, ज़मीन ना हो तो जहाज़ कभी आसमान में ना है, तो उसको उड़ने के लिए ज़मीन ज़रूर चाहिए, तो ज़मीन पे रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक चीज़ आप ये मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन भी हो सकता है कि साइकोलॉजी हमने बड़ी पढ़ी है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, एक सब्जेक्ट भी था हमारा, तो माइंड को अपने किस तरह काम रखना है, किस तरह रखते हैं। जब आपको इतनी शोहरत मिल रही है, सब पहचान रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप उसमें बिल्कुल लिपट में ना आ जाएं? देखिए उसका एक बड़ा अच्छा जवाब है, वो ये कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता, अगर मैं मेरे सामने फवाद खान होता तो वो मुझसे किस तरह मिले, अगर मैं उससे हाथ बढ़ाऊँ मिलने के लिए। अगर वो बिल्कुल इग्नोर कर देगा तो वहाँ तो मैं चूर हो जाऊँगा। तो मैं कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली फवाद खान तो नहीं हूँ, बट मुबीन भाई ज़रूर हूँ। तो ये वो जो बात आपने शुरू में की थी ऑब्जर्वर की, हाँ, तो ऑब्जर्वर, ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें काम आ रही है। तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखें हमारे लिए 100 लोगों का डेली मिलना या पहचानना अब ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। और आज के दौर में लोग रोक के पहले 1000 लोग मिलते थे। अच्छा, तो अब पहले ऑब्वियसली हम ज्यादा अवेलेबल भी थे चीजों में, अब थोड़ा सा हम लोग रिजर्व हो गए, बट ये चीजें लोगों का मिलना हमारे लिए कॉमन है बहुत। बट जो आकर मिल रहा है, हो सकता है उसके लिए ये कॉमन ना हो, वो फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहा है। अब सपोज करें मैं खाना खा, बहुत सारी जगह पे हम एथिक्स अप्लाई कर देते हैं, यार खाना खा रहा हूँ अभी नहीं आओ, या वो कर रहा हूँ फैमिली के साथ बैठ रहा हूँ, नहीं झड़क के जवाब दे दिया। मैं नहीं कभी ऐसा करता हूँ, और जो लोग भी मिले होंगे मुझसे तो वो ये इस चीज़ के गवाह होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ यार मेरा खाने से इम्पोर्टेंट उसका वो मोमेंट है, मैं उसका मोमेंट किल नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो आ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं घर वालों को थोड़ा सा बोल के एक्सक्यूज करके टेबल से उठ के मैं खिंचवा लेता हूँ तस्वीर, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट में वो ये भूल गया है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसा बैठा हूँ। और वो ट्रेनिंग मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये रोज का है। और दूसरा ये कि हम जो ये पिछले इतने सालों से जो काम करते आ रहे थे, ये तमाम चीज़ें हमने बिहाइंड द कैमरा देखी हैं। हमारे लिए कैमरा लाइव, हमारे लिए ये तमाम चीज़ें चकोचौंध जो है ना, ये नई नहीं थी। बस मसला ये था वो किसी और की थी, अब ये हम पर भी आ गई है। तो अब हमें उसको किस तरह डील करना है वो हम कर रहे थे। जो अक्सर लोग होते हैं ये चीज़ भूल जाते हैं। अब मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ें टाइम के साथ उनको एहसास होता है, क्योंकि एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी सक्सेस या पॉपुलैरिटी है, ये हमेशा की नहीं होती। ये एक टाइम होता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम आता है आप बस लोग जानते हैं आपको, और उसके बाद एक टाइम आता है लोगों के इग्नोर कर देते हैं वो कि ये है कोई। तो जब आप पे वो वाला टाइम आएगा ना, तो वो बहुत मुश्किल आपका सर्वाइवर होगा उसमें, क्योंकि आपने यहाँ पे हम्बलनेस नहीं दिखाई। आपको आदत है ये पार्ट 1 की, अब आप स्टेज 3 पे। तो जब आप स्टेज 1 पे जब होंगे और आप ऑलरेडी ग्राउंड टू अर्थ होंगे, तो आपको नीचे आने की जरूरत ही नहीं होगी, और डाउन टू अर्थ, सॉरी, आप डाउन टू अर्थ होंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप स्टेज 3 पे होंगे, क्योंकि आप उस वक्त भी, जब आप मशहूर थे तब भी आप लोगों के बीच में थे, आप जब नहीं हैं तब भी लोगों के बीच में, कम से कम इज्जत तो बरकरार रहेगी आपकी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी एक ट्रेनिंग भी होती है, और ये मशवरा भी है और भी लोगों को कि हम्बल रहें थोड़ा सा। और लोग देखें, ये हमने जब ये कॉमेडी स्किट्स बनानी शुरू की तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मकसद ये भी था कि यार हमारी चीज़ें मशहूर हों, हम भी मशहूर हों। तो ये तो पॉपुलैरिटी हमने खुद ली है, और कोई अगर कहता है कि नहीं यार नहीं खिंचवाओ तस्वीर, फलाना मिलो, मेरे मैनेजर से मिलो, तो वो शायद ये भूल गया कि भाई ये लोगों की मोहब्बत, आप ये खुद आपने चाहा है कि लोग आपसे प्यार करें, आपको मिलें, आपसे तस्वीरें खिंचवाएं, ऑटोग्राफ लें। अलग बात है अब हमारे टाइम पे सेल्फीज आ गई हैं, वरना ऑटोग्राफ भी लोग लेते थे। तो ये हमने खुद से चाहा है, अब जब ये मिल रहा है तो भाई एक्सेप्ट करो ना इसको बीच में मैनेजर ना बैठा दो। ये मैनेजर बड़े खतरनाक होते हैं। मुझे जरा बताएं इस पे, मैं 2 चीजों पे पूछूंगा, एक तो मैंने मैनेजर वाला पूछना है आपसे, लेकिन मैं आपका काफी मेरे ख्याल से बड़े ताल्लुकात होते होंगे मैनेजर से, है ना? हम मैनेजर जाहिर है बीच में मैनेजर्स एक रोल प्ले करते हैं और होना चाहिए। एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री को अगर आपने ग्रो करना है, अपने काम को ग्रो करना है, एक बंदा सारे काम खुद नहीं कर सकता,
ठीक है, मैनेजर्स पे मेरी राय है, मैं उस पर आता हूँ एक सेकेंडली। लेकिन आपने मुझे बड़ा अच्छा है, रियली लाइक जिस तरह आपने डिफाइन किया कि आपके इस 3 स्टेजेस आएंगे। लेट्स से एक शोहरत की पीक है, लेट्स कॉल इट स्टेज 1, बल्कि मैं तो इसे एक प्री स्टेज कह दूंगा जब आप बिल्कुल मशहूर नहीं थे। मैं ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लेट्स से समवन जिन्होंने आपकी तरह स्ट्रगल किया है, मेहनत करके वो एक जगह पहुंचे हैं। तो एक लेट्स से स्टेज 1 उसका होगा मेरे लिए जो प्री सक्सेस था, ठीक है, जो स्ट्रगल यानी कि 2006 से लेके आपका 14 का पीरियड था। फिर एक सक्सेस वाला पीरियड आ गया, ठीक है, जहाँ बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, मतलब सब लोग रोजाना आप ही का नाम ले रहे हैं। फिर एक पीरियड आता है जिसमें आपने कहा सब नाम तो आपका रोज नहीं ले रहे कि सब आपको जानते हैं, पहचानते भी हैं। और फिर एक स्टेज 4 आता है जहाँ यू आर नो लॉन्गर रेलेवेंट, क्योंकि किसी और ने अब स्टेज 1, 2 और 3 जगह ले ली। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 200 साल पहले आप जिस घर में रह रहे हो वो घर किसका था? मैं 200 साल में क्या, मैं तो कह दूं 100 साल 50 साल पहले नहीं बता सकता। तो 200 साल की बात करते हैं। 200 साल पहले हो सकता है उस लैंड पे किसी ने पता नहीं चाहा तो उसे एक चीज बनाई होगी, लड़ झगड़ के। 100% ऐसी बात। आज उसको पता नहीं, एक रैंडम एक शख्स कोई रह रहा है फैमिली के साथ, वो अगर अभी जिंदा होता तो बोलता ये कौन है यार। सही बात है। इसी तरह होता है, आपकी जगह तब्दील होती रहती है। लेकिन इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो जगह तब्दील होती है, मैं उस पर पॉइंट ये लेना चाह रहा हूँ कि बाहर थोड़ा मैंने बाहर वक्त गुजारा है, 12 साल में अमेरिका में रहा था। वहाँ पे एक ट्रेंड था कि अगर आपको अपनी शोहरत बरकरार रखनी है, और ये ट्रेंड लेट्स से मिड 2000s में स्टार्ट हुआ, खैर पुराना ट्रेंड है बट हमने डिजिटल की दुनिया में मिड 2000s में देखा था जब वीडियोस वायरल होना शुरू हुई थी कि सेलिब्रिटीज़ अपनी कोई नेगेटिव वीडियो खुद ही रिलीज करके चला देते थे ताकि उनके बारे में बातें हों और वो टॉप पे आ जाएं। देखिए वो रेलिवेंट रहने के लिए करते थे ना। यहाँ भी अच्छा, अब वो थोड़ी वल्गर चीजें होती थी, वीडियो ही वल्गर होगी। आई नेवर थॉट कि ये चीज यहाँ पे आ सकती है क्योंकि हमारा माशरा, हमारा मजहब, हमारा कल्चर वो तमाम चीजें रिसेंटली कोई ऐसी चीज ही आई है, लेकिन उस पे अब चूंकि AI और डीप फेक्स और ये सब लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसेंटली ऐसी ही चीज नजर आई है डिजिटल पे जिसपे AI का ठप्पा या डीप फेक का ठप्पा लगा के उसको आउट कर दिया, लेकिन द पर्पस सीम्स टू बी अपलिफ्टिंग समवन जब वो रेलेवेंस उनकी खत्म हो रही है, जो मैं 2-4 सोच जोड़ रहा हूं अभी। इस पे आप अपनी राय देंगे? शायद समझ गए मैं कहां जा रहा हूं। नहीं, मैं समझ गया हूं। देखिए आप अभी अगर थोड़ी बहुत रिसर्च करके बैठे होंगे, आपने गूगल पे अगर मेरा नाम लिखा होगा तो आर्टिकल्स अगर आए होंगे तो मेरी वीडियो से रिलेटेड आए होंगे, कंटेंट से रिलेटेड। ऐसे ही है। और कोई ऐसे कांड हम लोगों ने नहीं किए कि जो कंट्रोवर्सी बने। हम चाहते हैं हमारा काम बोले, हमारे दूसरे काम ना बोले, हमें रेलिवेंट होने के लिए हमें ज़रूरत ना पड़े कि इस तरह के स्टंट करने पड़े। कि वही बात है ना कि वो अभी किसी ने कहा था कि भाई अगर आप सोकर उठें और आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं सुबह तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं सबसे पहले ट्विटर पे जाऊंगा और देखूंगा मेरी कोई चीज़ लीक तो नहीं हो गई क्योंकि वो लोग कहीं इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं एकदम से कोई चीज़ लीक होने पे। आप एक प्रॉपर वे में आप ये काम करते रहें, आप स्टडी, तो उसकी ग्रोथ स्लो है, बट वही बात है वहाँ पे फॉलोअर्स नहीं आते फिर आपके पास फैंस आते हैं। हर फॉलोअर आपका फैन नहीं होता, तो हम फैंस का मैं बिलीव रखता हूँ, फैंस बनाने में फॉलोअर्स तो बनते रहेंगे। फॉलोअर्स आज आप टिकटॉक पे चले हैं, एक वीडियो कोई वायरल हो जाती है तो 10 लाख फॉलोअर्स आ जाते हैं, बट उसकी फिर कन्वर्जन कुछ नहीं होती। मुझे कन्वर्जन भी चाहिए, मैं ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ, मैं दूसरी चीज़ों से भी देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे कोई 1 लाख फॉलोअर्स हैं या 1 लाख मेरे फैंस हैं तो वो कम से कम 2 मिलियन वाले पे भारी हो। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। कोई बात कहूँ और अगर मेरी स्टोरी पे 5000 भी व्यूज आ रहे हैं, वो 1 लाख व्यूज से ज्यादा क्रेडिबल हो और वो ज्यादा कन्वर्जन जनरेट कर रहे हो, वो मेरी बात सुने। एवरी फॉलोअर इज नॉट अ फैन। एग्जैक्टली। ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट रेज किया, क्योंकि लोग जो है इसको भूल जाते हैं, वो फॉलोअर के पीछे, उस हेडलाइन नंबर के पीछे भागते हैं। क्या ये इस तरह की चीजें करनी चाहिए? क्योंकि देखिए आप लेट्स लुक एट द फ्लिप साइड। इसका एक प्लस पॉइंट भी है। आपने लेट्स से एक नेगेटिव कंटेंट वायरल करके लीक कर दिया, उस पर आपने जो कुछ कहना था कह दिया, आप तो आ गए ना दोबारा से उस पीक लाइमलाइट में आ गए। अब आप लाइमलाइट, लेट्स मैं इसको 2 स्टेप आगे लेके चलता हूँ। अब आप लाइमलाइट में आ गए, आप रोजाना एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हैं
उसको आप किस तरह यूज करके अगले आप अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करते हैं वो तो आप पे है ना। और शायद आपने उस चीज को इस तरह आपने प्लान कर दिया कि आपका फायदा हो गया, तो बुरा क्या हुआ? पता चला नेक्स्ट वीडियो में मैं एंडोर्समेंट ये एक AI ऐप की कर रहा हूँ। ये हो सकता है मेरा मूव। देखिए अब मैं आपसे एज एन एजेंसी में एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। आपके पास अगर कोई कैंपेन आया और वो एक ऐसा ब्रांड हो जो कि बड़ा मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी वैल्यू हो, जिसकी अच्छा नाम हो, आपको डिजिटल कैंपेन वो इन्फ्लुएंसर्स को देनी है, आप किन इन्फ्लुएंसर्स को देंगे? जो कंट्रोवर्शियल होंगे, नंबर ज्यादा हैं बट कंट्रोवर्शियल है। क्या आप चाहेंगे कि कुछ ब्रांड्स वहां पे एसोसिएट हो और फिर वो नीचे एक जंग छिड़ जाए, अच्छा ये ब्रांड का इसका भी बायकॉट कर देते हैं हम, उसका भी बायकॉट इसने ऐसा क्यों बोला, उसने मुंह से एम क्यों निकाला, एम से तो फलाना ब्रांड आता है, इसको बायकॉट करो। तो लोग आजकल तो इस तरह एग्रेसिव हुए हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर जब आप इस तरह के स्टंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका सही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, रीच बढ़ रही है, बट इस तरफ से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत सारे ब्रांड्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं प्रॉब्लमेटिक लोगों के साथ काम करने में, और ये आपसे अच्छा मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता होगा। तो ये आप कहेंगे कि एक तरह से ये वाइल आपको लाइमलाइट में ले आए, लेकिन आप पे एक लेबल लग जाता है कि ये शायद एक शख्सियत प्रॉब्लमेटिक शख्सियत हो काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर कोई मेरी वीडियो एक ऐसी आए जिसमें मैं लड़ रहा हूँ किसी से, और वो वीडियो के पेज पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, अब मेरे अंदर सिग्नल क्या गया कि यार ये कंटेंट चल गया बॉस, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं फड्डा ही कर रहा हूँ, और फिर मुझे आदत पड़ जाएगी 10-12 वीडियो में कि यही कंटेंट आ रहा है। फिर एक वक्त आएगा कि वो अब फड्डा नहीं हो सकता, फेक लगेगा। तो जब मैं उससे हटने की कोशिश करूंगा तो मेरी रीच डाउन हो जाएगी, तो मुझे पता नहीं क्यों वो टॉक्सिक बंदा ही बन के रहना पड़ेगा। तो मुझे बिलावजह अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं लेना, एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे प्रेशर नहीं लेना। मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाऊंगा अपने पेज पे, मैं व्लॉग्स भी बनाऊंगा, मैं फूड व्लॉग्स भी बनाऊंगा, मैं कॉमेडी स्किट्स भी बनाऊंगा, मैं रील्स भी बनाऊंगा, मैं कुछ भी बनाऊंगा। मैं डिजिटल पे हूँ इसी वजह से क्योंकि मैं आज़ाद रहूँ। मुझे कोई एक कोलू का बैल नहीं बनना, ये वजह है कि हम अपने साथ कोई इस तरह के स्टंट नहीं करते हैं। मतलब करने को बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म फिक्स है ना। हाँ, वो मुझे लगता है कि यार एक तो वो एज भी नहीं है मेरे ख्याल से हमारी कि इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छे लगेंगे हम, और इसकी जो है ना लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती है। इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की, जो फैन और फॉलोअर का जो फर्क है, और एक बाहर एक कॉन्सेप्ट है सुपर फैन का, ठीक है ना। बिल्कुल। जो ई कॉमर्स स्पेस के अंदर कहते हैं कि यार अगर आप सुपर फैंस बना लें, आपने बात की लाख लोगों की, मैं तो कहता हूँ लाख भी छोड़ते हैं, आपके अगर 1000 सुपर फैन और वो इतने बड़े फैन हैं कि आप पे वो हर महीने 1000 रुपये खर्च करने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके तो बैठे बैठे मिलियन रुपीस तो यही लॉक हो गए ना। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा हो रहा है ना, और ऐसा हो रहा है, वो है, और मुख्तलिफ तरीके से आप सब्सक्रिप्शन अब आ गई है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो लोग स्टार्स दे रहे होते हैं, लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो वहां से पता चलता है यार ये फैंस है। अभी आप इस चीज को थोड़ा सा हम साइड पे करते हैं, अब एक ऐसी ऐप पे आ जाते हैं जो थोड़ा सा लोग अपने साथ एसोसिएट जो वहां से मशहूर हुए हैं वो लोग भी अपने आप को कहने से ये डरते हैं, वो है टिकटॉक। आई डोंट नो व्हाई ये बात, बाय द वे ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ग्लोबली टिकटॉक को एक मतलब कोई वो देखें उस पर कंटेंट डिफरेंट है, दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ पे टिकटॉक का जो है ना पुल के इस पार और पुल के उस पार वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, इंस्टाग्राम पुल के इस पार है और टिकटॉक पुल के उस पार है। बिल्कुल, और हम पुल के बीच में बैठे हैं। बट मुझे समझ में, और एक्चुअली जिस एरिया में मेरा स्टूडियो है मुझे लगता है वाकई में मैं पुल के बीच में बैठा हूँ। खिड़की से इस तरफ से देखूं तो कुछ और नजर आता है, कराची इधर से देखूं तो कुछ और नजर आता है, मैं हूँ कहाँ आखिर। बट इसमें देखिए टिकटॉक, आई डोंट नो व्हाई इसका इतना नेगेटिव इमेज क्यों है। उसकी भी वजह है क्योंकि जब शुरू हुआ था ना टिकटॉक, एक्चुअली जब शुरू हुआ था ना, जिस तरह का कंटेंट उस पर बन रहा था ना, वो जिस तरह के लोग बना रहे थे, इट वाज अ लिटिल बिट एजी हमारे माहौल के हिसाब से। देखिए उसको सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टिकटॉक एक लेमैन की ऐप है, उसने हर आम आदमी को एक्सेस दे दिया कि भाई तुम्हें मुंह से डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये लो ऑडियो उठाओ, लिप सिंक कर लो भाई, एक्टिंग का शौक है ना, हर इंसान को होता है जैसा।
जैसा कि वर्ल्ड कप का पहले क्या है, डब स्मैश था बेसिकली, डब स्मैश पे बिल्ड हुआ है ना ये। हाँ, फिर म्यूजिकली ये था, म्यूजिकली चेंज होके वो टिकटॉक बना। तो जब वो तमाम लोगों की रीच में आ गया तो जाहिर सी बात है अब वो लोग, जाहिर सी बात है हमारी तरह वो नहीं थे, वो इंटेलेक्चुअल या तो नहीं थे वो इतना कि वो सोच सके कि अच्छा ये कंटेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई हम क्यों जज कर रहे हैं उनको? वो एक नॉर्मल एक आदमी है, कोई गार्ड था, कोई खेतों में काम करने वाला था, कोई ब्यूटी पार्लर पे ब्यूटिशियन थी। अब उनको नहीं पता थी इसके कि किस तरह प्रोडक्शन होती है, किस तरह एक वीडियो बनती है। उनको सिर्फ यहाँ से एक बटन प्रेस करना था और रोक देना था, उसी में ट्रांजिशंस भी हो जाती थी, उस पर म्यूजिक भी लग जाता था, इफेक्ट्स भी लग जाते थे और एक वीडियो प्रोड्यूस हो गई। तो उनको लगा कि ये बड़ा इजी तरीका है। उसमें जाहिर सी बात है जब हर तरह के लोग आए, कॉमन लोग आए, तो उन्होंने अपनी तरह से उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। लोग तो सिर्फ स्लो मोशन में चलकर यहाँ पे इतने मशहूर हो गए, 10-10 मिलियन व्यूज है, आई मीन फॉलोअर्स है उनके, खाली स्लो मोशन में चल रहे हैं। एक आते हैं जो जबान निकाल के स्लो मोशन में दौड़ रहा है। तो अब मैं अगर ये सोचूं कि अबे मैं इतना साला मैं पढ़ लिख कर इतना लाखों रुपए दे के वो बेच के ये बेच के फीस ही जमा करवाई है और तब जाके अब थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के इस तरह बात कर रहा हूं मैं, और तू आया और खाली स्लो मोशन में जबान निकाल के चल रहा और तू मशहूर हो गया। तो भाई वो एक लेमैन की ऐप है, बट उसी में रहते हुए जो सुपर चैट वाली, अब खैर वहां से निकलते हैं। जो आप बात कर रहे थे ना, टिकटॉक पे एक ऑप्शन है लाइव का, टिकटॉक लाइव, जो फिलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट उसके कुछ लूप होल्स हैं कि किस तरह आप एक्टिवेट करते हो उसको। बट गल्फ में ये बड़ा पॉपुलर है, यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ये जो रीजन है ना, कतर, सऊदीया और दुबई, यूएई, इसमें बड़ा ये लाइव पॉपुलर है। तो वहां पे आप लाइव बैठे हुए रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, वहां पे आपके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो फैंस होते हैं, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा कोई फैन नहीं होता। मतलब आप लाइव चल रहे हैं और आपको एक बंदा बैठ के सिर्फ देख रहा है, और वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो आपको गिफ्टिंग कर रहा है वहां पे बैठा हुआ। वहां पे एक ऑप्शन होता है गिफ्ट्स का, आप $200 के एट अ टाइम गिफ्ट मारते हैं लोग। नहीं समझा नहीं मैं क्या, यानी कि मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ लाइव और मैं अपने मोबाइल पे बैठा और मैं आपका फैन हूँ। आप फैन है, आप अपने मोबाइल पे मेरी लाइव देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपने लाइव पे? अपने मोबाइल पे मेरी लाइव सेशन देख रहे हैं आप। नहीं, आप लाइव क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी, मैं उनसे बातें कर सकता हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ किसी के साथ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ उनके, उनसे बात कर रहा हूँ, कॉल उठा। ठीक है, तो फिर मैं एज योर फैन आपको पैसे दे सकता हूँ। आपके पास जो आपका इंटरफेस आ रहा होगा ना, उसके नीचे गिफ्ट का ऑप्शन होगा। जब आप गिफ्ट पे जाएंगे तो वहां पे मुख्तलिफ गिफ्ट्स होंगे जो 1 कॉइन से, डिजिटल गिफ्ट्स ना, डिजिटल गिफ्ट लाइक मीम्स और स्टार्स। हाँ, स्टार्स, रियल मनी तो नहीं है ना, रियल मनी अभी आगे कहानी खुलने वाली है। तो वो अब उसमें सपोज करें एक गिफ्ट है यूनिवर्स, जो एनिमेशन आती है पूरी यूनिवर्स की, आपकी मेरी स्क्रीन पे आएगी पूरी यूनिवर्स की जब आप वो गिफ्ट मारेंगे। और जितने भी लोग उस वक्त लाइव देख रहे होंगे वो ये देखेंगे, अरे इसने ये गिफ्ट मारा इतना बड़ा, इस बंदे ने। तो यानी कि मेरी एज एन इंडिविजुअल फैन की पब्लिसिटी हो रही है, पब्लिसिटी भी हो रही है, और उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं। वहां से लेवल होता है गिफ्टिंग का, आपके लेवल 40, 50, 40 लेवल के गिफ्टर बनने के लिए कम से कम आपको $1 लाख की गिफ्टिंग करनी पड़ती है। क्या बात है। और वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 40 नहीं 50 लेवल की उनकी रैंकिंग है। यार एक तरह से ये गैम्बलिंग नहीं है? देखिए गैम्बलिंग नहीं। अब आप बैठे हुए हैं, अब आप, वो मेरा दोस्त है, उसने बोला अच्छा यार मुबीन अब किसी से मैच खेल रहा है, मैच में उसको भी गिफ्टिंग हो रही है, मुझे भी गिफ्टिंग हो रही है, और एक वो चल रहा है, ये लैब चल रहा है 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा जिसको गिफ्टिंग हुई वो जीत गया, जबकि हारने वाले की जो गिफ्टिंग हुई वो उसी को मिलेगा पैसा। तो अब बैठे में हम मैच खेल रहे हैं, यहाँ से कोई मेरा एक सुपर फैन निकल के आ गया, उसने बोला यार मैं हारने तो नहीं दूंगा, इसने यहाँ से बस गिफ्टिंग पे हाथ रख दिया और दबाया जा रहा है, गिफ्ट पे गिफ्ट भेज रहा है, वहां से उसके भेज रहे हैं। इसी तरह जब लैब खत्म होता है उसमें पता चलता है यार कौन जीता कौन हारा। इसकी भी अपनी अना पे आई हुई है जो गिफ्टर है कि ये मेरा बंदा कैसे हार रहा है, मैंने इस पे इतना मैंने गिफ्टिंग कर दी, ये हारना नहीं चाहिए, मैं स्नाइप मारूंगा, मैं आखिरी सेकंड पे भी एक बड़ा गिफ्ट मार दूंगा, इसको ये अंदाजा नहीं हो। ये गेम चल रहे होते हैं, और मैंने 5 मिनट के गेम में $500,000 कमाते हुए देखा है, वो भी हमारे लोकल क्रिएटर्स को। क्या $500,000। और ये पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं।
जब उसने पैसा मारा, आपने सेशन एंड किया, यहाँ से टिकटॉक का मैसेज आ गया कि इतने डॉलर आपके अकाउंट में है, आप वहाँ से जाके विड्रॉ करें, आप पेयोनीर पे डालें, पेपैल पे डालें, किसी पे भी डालें, आप खाली जाके विड्रॉ करते हैं, अमाउंट लिखते हैं कि पूरी अमाउंट करनी है, थोड़ी अमाउंट करनी है, जितनी आपकी लिमिट उसने सेट की हुई होती है उस वक्त आपने लगाया, और थोड़ी देर में आपके पेयोनीर से मैसेज आ गया कि भाई ये रिसीव हो गई। तो लोकल कंटेंट क्रिएटर्स इतना पैसा कमा सकते हैं? कमा रहे हैं। जो लोगों को आप, अच्छा टिकटॉक लाइव के क्रिएटर्स भी कुछ अलग हैं। अच्छा मजे की बात मैंने भी किया, और मैंने वो 2-3 महीने में कमाया। चंगन ओशान ऐसे ही आई थी? मोर देन चंगन ओशान। अच्छा, वेरी गुड। फ्रॉम टिकटॉक लाइव 2-3 महीने में। उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं यार मैं ट्रैक से हट रहा हूँ अपने, मैंने एकदम से छोड़ दिया। क्यों यार, पैसा आ रहा है, व्हाई स्टॉप? कंटेंट नहीं आ रहा था ना फिर यूट्यूब पे। हैं? यूट्यूब पे कंटेंट नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पे ज्यादा, मतलब इतने अगर आप पैसे कमा रहे हैं देन व्हाई नॉट, फिर आप रियल एस्टेट में पैसिव इनकम में डाल दें, जो हम बात कर रहे थे। नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार वो चीज अब जब और भी ज्यादा, जैसे कि अभी ये व्लॉग के बाद भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, सॉरी इस पॉडकास्ट के बाद, तो इसी तरह बहुत सारे लोग अब वहां पे भी आ गए थे। अब वो टिकटॉक लाइव पहले वो थोड़ा सा उसमें आपके फिल्टर्ड लोग थे, अब हर तरह के लोग हैं। अब वो एक अब जब आप टिकटॉक लाइव खोलते हैं तो आपको एक अलग कहानी दिखाई देती है, क्योंकि आप जो बात एक ऐसा शख्स आ गया है जिसको नहीं पता, जिसको पता है बस ये पैसा कमाना है यहाँ पे, तो मैं उठपटांग हरकतें भी करूंगा, वहां पे कोई वल्गैरिटी भी चल रही है। तो अब मुझे लगा कि उस जगह पे मेरा बनता नहीं है, तो मैं एग्जिट ले लिया था मैंने। ये तो एक सर्कस बन गया ना एक तरह से। बस यही है कि जहां पे मुझे लगता है कि यार अब ये टू मच हो गया, मैं वहां से एग्जिट ले लेता हूँ। तो ये हमारे मुआशरे के लिए क्या करेगा? हमारा मुआशरा कौन सा दूध का धुला है, वो ये हमारे मुआशरे के ही लोग हैं जो कर रहे हैं। हम लोग, वही तो बात है ना, बंद कमरे में बैठ के हम हर तरह की चीज़ें हम देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, हम कोई फिल्टर नहीं होता, हम कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, हम काला गोरा सब चीज़ हम लोग बोल रहे होते हैं, बॉडी शेमिंग सब चल रही होती है। बट जहाँ हम एक महफिल में जाते हैं या एक ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम फिर एक पर्दा ओढ़ लेते हैं, हम वहाँ पे फिर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। यूएस जो है, यूएस ने टिकटॉक के ऊपर एक सख्त एक्शन लेने का प्लान किया कि अगले साल बेसिकली टिकटॉक हैज़ टू रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम द यूएस, या वो लोकलाइज्ड कंपनी उसने बनानी है, या जो भी है उनका एक वो है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो सकती है क्या? टिकटॉक पे होनी चाहिए, हो सकती है। देखिए यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, बट पाकिस्तान में बैन हो सकता है टिकटॉक। पाकिस्तान में हर चीज़ बैन हो सकती है, लेकिन वो चाइना का आपका पॉडकास्ट भी बैन हो सकता है, मैं भी बैन हो सकता हूँ। ऑल्टरनेट नहीं देंगे आपको, बैन करेंगे पॉडकास्ट, और फिर मुझे बताएंगे नहीं कि अच्छा मुझे आदत है पॉडकास्ट ही पड़ गई, मैं देखूं क्या भाई। तो मुझे ऑल्टरनेट कुछ नहीं देंगे। ऐप बैन कर देंगे, मुझे ऑल्टरनेट नहीं देंगे कि भाई अच्छा ये छोड़ो ऐप, ये फलाना की है, चाइना की है, सिंगापुर की, किसी की भी ऐप है, आप मुझे ऑल्टरनेट दे दो कि भाई यहाँ पे आ जाओ, ये पाकिस्तानी ऐप। कौन सा मार्केट ऑल्टरनेट देता है? जब यूट्यूब बंद हुआ था इंडिया किस तरह ऑल्टरनेट देता है? इंडिया ने जब टिकटॉक बैन किया तो उनके पास ऑलरेडी चिंगारी ऐप थी, उनके पास बहुत सारी ऐप ऑलरेडी मौजूद थी वहां पे, वो लोग फौरन से वहां पे स्विच कर गए जितने क्रिएटर्स थे। तो जो उनको पर्क्स वहां पे मिल रहे थे वो वहां पे मिलने शुरू हो गए, प्लस डेटा आपकी कंट्री में रहा। फिर असल तो डेटा की जंग है ये, चाहे वो यूएस की क्यों ना हो। और यूएस भी, बात इलेक्शन चल रहे हैं सर, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी कि ये बैन कर देंगे, वो कर देंगे, वो पैट्रियटिज्म का जो मंजन होता है वो हर जगह चल रहा होता है। सो मुझे नहीं लगता कि इतने कोई वहां पे आबादी है और जितने लोग वहां पे टिकटॉक को सीरियस लेते हैं, यहाँ पे इतना नहीं लेते हैं सीरियस। वहाँ पे ई कॉमर्स चल रहा है पूरा टिकटॉक पे, वहाँ पे मोनेटाइजेशन है टिकटॉक की, टिकटॉक से पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे, जितना यूट्यूब नहीं दे रहा उससे ज्यादा टिकटॉक दे रहा है उनको। तो ऐसे बंद करना ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो बंद होगा। ये जो इतना अगर आप कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं, राइट, तो कॉलेज जाके बैंक में नौकरी करना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, फिर इन सब चीज़ों का तो फिर फायदा नहीं रहा ना। हम सब बैठ के कंटेंट क्रिएटर्स बन जाते हैं, डॉलर में कमाएंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होगी? ज़रूरी क्या है? मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं, मैं अगर एज अ लेमैन आम आदमी बन के सोच रहा हूँ, भाई मेरी जेब में अगर मेरे पास 10 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, सिर्फ मुझे नाच गाना हंसी मजाक करना है डिजिटल पे, तो मुझे कॉलेज जाने की और पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल बड़ा मुश्किल है, मगर आप यही तो सोचें कि पैसा तो हमारे पास तब भी आ रहा था जब हम डिजिटल पे नहीं थे, और बहुत अच्छा पैसा भी आ रहा था हमारे पास। तो अब चीज़ें ये है कि एक्सेस में लोगों की एप्लीकेशन एक्सेस में है, और पैसे से ज़्यादा चीज़ ये होती है मेरे ख्याल से, वही वाली बात जो हम शुरू में आते हैं कि यार टिकटॉक जो एक ले मैन की जगह है।
ज़्यादातर वहाँ पे चीज़ें जो आप देखते हैं वो वहाँ पे इतने ज़्यादा वो चीज़ें रूल्स फॉलो नहीं होते, नॉर्म्स फॉलो नहीं होते। तो जब सिर्फ पैसे ही जेब में होगा, पीछे कोई हिस्ट्री नहीं होगी, तो फिर हर चीज़ ही टिकटॉक लगेगी आपको। फिर इंस्टाग्राम भी टिकटॉक लगेगा, फिर यूट्यूब भी टिकटॉक लगेगा आपको, यूट्यूब पे भी वही कंटेंट देखने को मिलेगा, फिर होते होते शायद टीवी पे भी आपको कंटेंट दिखना मिल जाए, अगर सिर्फ पैसा ही बात होती। इसमें देखिए मैं तो आपकी नर्चर कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी होती है, ये ज़रूरी बात है। हाँ, नर्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। एथलीट जो भागता है तो वो आपने वही बताया ना कि वो भाई 60% तो एक्सरसाइज होती है उसकी। और वो ट्रेनिंग में दो चीज़ होती है, एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन, खाना पीना। हाँ, तो अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि देखें, अक्सर लोग कहते हैं यार मैं, क्योंकि मैं सुनने में आता है ना आजकल नौजवान यहाँ लोग बैठे हुए हैं हमारे ऑफिस में, क्यों करें यार, मैं तो ऑनलाइन जाके ये कर सकता हूँ, सेलिब्रिटी बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एंडोर्समेंट कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। देखिए पैसे बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बन गए, लेकिन पैसे जब बन जाएंगे आप करेंगे क्या उसका, जब आपको पता ही नहीं कि इन पैसों के साथ करना क्या है। क्योंकि तालीम और जो आपने बात की ना कि एक नर्चर जो है वो आपको सिखाती है यार, जब पैसा आ जाता है फिर इस पैसे के साथ हमें क्या यूटिलाइज करना है, कहाँ आपने हिस्ट्री में देखा हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत मशहूर थे और अपने दौर में बहुत पैसा कमाया, बट जब बुढ़ापे में जब वो डेड बेड पे आए तो वो फिर हुकूमत की तरफ मुंतज़िर थे। ऐसे ही, मगर बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो अभी तक चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। क्या वजह थी? शायद ये फर्क है, उनको पता था अपना पैसा किस तरह यूटिलाइज करना है, मैनेजमेंट क्या होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट, आपको टाइमली किस चीज़ के स्टेप लेने हैं, ये चीज़ें शायद आपको तभी आइडिया होगा जब आप एक इस तरह के माहौल में बैठेंगे। परवरिश माहौल आपको मिलना ऐसा मिलेगा, अगर माहौल वही मिलेगा यार पैसे अचल उड़ाते हैं, तो फिर वो एक अलग माहौल है। या आप जो एक शख्स होगा जिसके पास ऑलरेडी पैसा होगा मौजूद, और एक आप है जिसके पास पैसा आना शुरू हुआ है और आप उसके साथ बैठ रहे हैं, तो वो बताएगा बेटा रुक जा, तेरे पास जो ये आया है ना मेरे पास बहुत पुराना है, तो इसको इस तरह यूटिलाइज कर, तो आप भी ठंडे हो जाएंगे। वहाँ पे जहाँ सभी नल्ले हैं, बिल्कुल ही जेब में खाली है, तो वहाँ पे तो यही होगा, एक आया अरे दादा बस अब पार्टी। तो इसमें मैनेजर का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि अब मैनेजर पे आते हैं घूम के मैनेजर आया कैसे क्योंकि देखिए मैनेजर जब आप बड़े हो जाते हैं एक लेवल पे, मैनेजर आपको हेल्प करता है एंडोर्समेंट्स लाने में, सही जगह प्लेसमेंट करने में, और उन चीज़ों से भी आपकी आमदनी आती है ना। तो एक तरह से आपका मैनेजर आपको सही जगहों पे प्लेस कर रहा है, उन जगहों से सही रेट तय कर रहा है, और फिर आपकी जब आमदनी आ रही है टेक्निकली वो आपको गाइड करे ना करे, आई डोंट नो क्या हो रहा है मार्केट में उस लेवल पे, बट मुझे पता है मैनेजर्स हेल्प ब्रिंग इनकम। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में यूजुअली मसला ये है कि मेरा कोई मैनेजर नहीं है, थे बट स्टिल काम थे, क्यों हैं क्यों नहीं, बहुत सारे वो मुझे लगता था कि यार एक तो जो बिजनेस डायरेक्ट ही मेरे पास आ रहा है, एक तो होता है लेकर आना है, एक आई मेरे पास रहा है, फिर मैं उनको दे रहा हूँ कि यार ये मैनेज करो, तो क्या हुआ, तो आपका एक तरह से फिर वही चीज मैं पहले भी तो कर रहा था। लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपको असिस्ट कर रहे हैं कि यार ये चीजें मैनेज करके। मैनेजर का मतलब ये तो नहीं है ना सिर्फ मैनेज करना ही तो नहीं है ना, फाइनेंस मैनेजर थोड़ी रखा है मैंने कि वो फाइनेंस मैनेज करे या ये सब चीजें करे। भाई मैनेजर का मतलब ये होता है आपकी ग्रोथ में भी तो साथ हो, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो। तो यहाँ पे मैनेजर नहीं करते हेल्प ग्रो करने में? नहीं, उसके यहाँ पे फर्क ये है कि पाकिस्तान में ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के पास जो काम आ रहा है वो डायरेक्ट ब्रांड से नहीं आता है, उसके बीच में आती है एजेंसी। सो मेरा ये मानना है कि वो जो एजेंसी है ना वो ऑलरेडी मैनेजर का काम कर रही है हमारे लिए। राइट, ठीक है। पूरा डिक्टेशन वो ब्रांड से एजेंसी लेती है, तो फिर मैनेजर रखने की, फिर वो मुझे लाके वो मुझे बताती कि यार ये कैंपेन है, ये है, अब आप बताएं क्या पैसे लेंगे, फिर मैं बताता हूँ यार ये पैसे लूंगा, ये वो जाके फिर वो अपना जो भी XYZ ऐड करे या जो भी करे, फिर वो जाके वहां से अप्रूवल करवाता है, सब कुछ कराता है। तो मैनेजर तो ये है, उसके बीच में एक और मैनेजर आ जाएगा, तो बैक एंड फोर्थ ही होते रहेगी। जो काम 2 दिन में होना है वो 1 हफ्ते में उसकी अप्रूवल्स आएंगी, और मामला जो है ना वही हायरार्कीज पे चले जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि यार ये जो एजेंसीज हैं ये ऑलरेडी मैनेजर ही है मेरी। तो मैं जब कभी किसी एजेंसी के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई तुम हो मेरे मैनेजर, तुम हो मेरे लॉयर,
तो मुझे अच्छा बेचना, बुरा बेचोगे तो तुम ही बुरे हो, मैं नहीं। सही बात है। तो ये होता है जो ज्यादातर एजेंसीज होती हैं, और ये हमारा मेरे पिछले एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अक्सर कभी एजेंसी की कोई कॉल आती थी, फलाना एजेंसी, तो यार ये कैंपेन है, तो मैं बोलता अच्छा यार उससे बात कर ले। हाँ। नहीं यार उससे बात नहीं करनी, वो ये रेट दे देगा, वो कर देगा, यार आप बताओ, आप फौरन से बता दो करना है कि, तो यार ये तो हमारे माशरे में ये है ना, हर बंदा डायरेक्ट बात करना चाहता है, समझ उसकी वजह है, उसको लगता है बीच में खांचे जा रहे हैं। वो प्रॉब्लम यही है ना, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा समझता है जब एक लेयर ऐड करोगे खांचा ऐड होगा। आप उससे अंदाजा करें, बट ऐसा कई जगह होता भी है। एक एजेंसी के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो एक मिसाल के तौर पे उससे बरखम तय हुई 7.5 रुपए, सपोज करें, एक्चुअल फिगर नहीं बोल रहा हूँ मैं 7.5 रुपए तय हुई। अब उसको आप कुछ भी लगा सकते हैं, 7,500 भी लगा सकते हैं, हम मिलियन लगा 7.5 मिलियन भी लगा सकते हैं, तो भाई जितना लगाने डॉलर 7.5 रुपए तय हुई। अच्छा ठीक है, एडवांस हमारे पास आ गया, जो हमारी पॉलिसी थी, एडवांस आ गया, काम हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट थी ना, वो वीडियो पोस्ट होने से पहले आ गई थी। खैर वो उनसे एक अच्छा ताल्लुक आते हैं, तो कई जगह हम थोड़े हम्बल हो जाते हैं कि ओके सही है, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीक बाद आई, मैंने यार वो रिमेनिंग पेमेंट यार अभी तक आई नहीं है, ये रुके मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। उसने स्क्रीनशॉट एक दे, बोले यार ये देख लो, उनको मैंने बोला हुआ है, और वहाँ पे मैंने अपनी पेमेंट देखी, गलती से उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया, 15 रुपए मेरी पेमेंट थी, नहीं जो एजेंसी ने आगे से ब्रांड से चार्ज की थी। ओह माय गुडनेस। तो एजेंसी ने अपना, वो तो खैर एजेंसी का नहीं, बट उससे अब मसला क्या होता है, अब उससे मसला ये कि कल लागू वही ब्रांड को अगर मुझसे काम करना होगा ना, और उसके पास 8 या 9 रुपए का बजट है, जबकि मेरे लिहाज से वो ज्यादा ही बजट है, मेरी जो मेरी एक्चुअल जो प्राइस है, तो वो आपको नहीं कंसिडर कर सकेगा, क्योंकि वो बोलेगा नहीं यार ये तो 15 रुपए लेता है, छोड़ यार मैं इसकी जगह फलाना को। तो ये आपकी मार्केट खत्म होती है। तो भाई थोड़ा थोड़ा खाओ, एजेंसी को भी मैं कहूंगा थोड़ा खाओ, आगे तक चलते हैं। असल में उसका मसला ये है, अब मैं अपना पॉडकास्ट होस्ट की मैं टोपी उतार रहा हूँ, और मैं एजेंसी ओनर की टोपी पहन के मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में सर्विस की कदर नहीं है, ठीक है ना। आप अगर सोच रहे, मैं सर्विस जनरली बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग हो गया, हाँ वकालत की है क्योंकि वो आपको मुश्किल वक्त में निकाल देते हैं, और डॉक्टर की है क्योंकि वो भी आपको मुश्किल वक्त से निकालता है। नॉन मुश्किल वक्त की सर्विस की कोई कदर नहीं करता है। तो जब कोई सर्विस की कोई कदर नहीं करता, वो आपको सर्विस के पैसे भी नहीं देना चाहता। क्रिएटर के मैं 10 रुपए देने को तैयार हूँ, इवन दो क्रिएटर की वर्थ है 6 रुपए, लेकिन एजेंसी को मैं 15% कमीशन में 1.5 रुपए नहीं दूंगा। ये एजेंसी से आप बोलेंगे यार तू 5% 7% पे काम कर ले, यार इंटरेस्ट रेट हमारा मुल्क का 22% है, 5% पे कैसे काम करें। हाँ, लेकिन आप वो जो क्रिएटर है जिसकी वर्थ 6 रुपए, आप उसको 10 देने को तैयार है, यानी कि 4 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन एजेंसी का जो एक जायज हक बनता है 15%, स्टैंडर्ड ग्लोबल नंबर है, राइट। चलो आप ऊपर नीचे कर लो वॉल्यूम्स के हिसाब से, वो अगर कोई नहीं देगा, व्हाट डू यू थिंक। मैं ये नहीं कह रहा कि हम करते हैं, हम तो इन्फ्लुएंसर्स का काम छोड़ दिया फॉर दिस रीजन। दुखती रग पे मैंने पैर रख दिया। इसी बाय द वे, इसी वजह से मैंने ये काम छोड़ दिया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि इट्स नॉट, ये हमें इस काम में पढ़ना नहीं है, फायदा नहीं है। क्योंकि यार हम क्यों करें जब हम नहीं, आपका अगर नंबर 7.5 है ना, हम चाहेंगे कि आगे 7.5 दें, और आप हमें अपना हमारा जायज शेयर दें टू मैनेज यू एंड गेट द आउटपुट आउट ऑफ यू, राइट। जब वो कोई जायज शेयर नहीं देगा, हम टेढ़ा काम नहीं करेंगे, तो हमने काम ही छोड़ दिया। तो ये मेरे हिसाब से एक चैलेंज है इस इंडस्ट्री का, इन्फ्लुएंसर्स को, ये रहेगा। अब हर किसी को अपना ताल्लुकात भी तो बनाना है ना, डायरेक्ट ब्रांड डायरेक्ट भी होना चाहता है। वो असल में ब्रांड मैनेजर को भी शौक होता है ना कि यार मैं इसको जानता हूँ, देखो यार मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, फिर वो अपने खानदान में बांट देता है, उसके बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, ऐसा बहुत जगह होता है, फलाना बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। भाई यार आजकल तो कुछ खाना मंगवाते हुए भी डर लगता है, रिसीव करने जाऊं कि नहीं जाऊं, किसी और को भेज दूं। अक्सर वो देखेगा, अच्छा आपका है, अच्छा ये आप है, आपसे बात हो रही थी, ले मैंने बोला गया शुरू। तो अब इसमें देखिए, ये शोहरत आ गई, पैसे बना लिए, आपने 2 चीज़ें की जब माशाल्लाह से आपको, एक तो मैंने वो देख लिया, आपका चंदन का रिव्यू देखा था, पाक पुलिस में बहुत शौक से फॉलो करता हूँ, उस गाड़ी पे मैं अलग बात करूंगा। लेकिन आपने 2 चीज़ें की जब सक्सेस आपने हासिल किया, राइट। एक तो आपने गोल्डन वीज़ा ले लिया जी, और एक आपने एक कैफे बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने रेस्टोरेंट खोला था, बिल्कुल। और वहाँ पे क्रिएटर्स बहुत सारे आके बैठते थे। हाँ, वो एक क्रिएटर्स हेवन था एक तरह से। वो किसी को मैं बुलाता नहीं था, सब दोस्त यार थे। तो बंद क्यों किया?
वो बंद नहीं किया, वो अभी वो केस कोर्ट में चल रहा है वहां का। क्या केस है लैंड डिस्प्यूट वहां पे है, वो जो लैंड ओनर है ना उनके आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। तो आप एज ए टेनेंट थे वहां? मैं टेनेंट था, मेरे पास बिल्कुल राइट्स था, मैं उस पर स्टे ले लेता, बट मुझे लगता कि यार ऑलरेडी एक शख्स जो कि वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और उसी का ये सब कुछ गेम है, तो मैं वहां पे रह के, वो प्रॉब्लमेटिक जगह थी, वहां पे रह के बिजनेस करना क्या गेम था पीस ऑफ उसका? माइंड नहीं था। तो जी आपने बोला उसी का ये सब गेम है, क्या मतलब गेम था? वो जगह वो कोर्ट में ले गया था वो, मतलब और वो पूरी जगह पे स्टे ले लिया कोर्ट से कि नहीं यार तो क्या इशू क्या था? ये मतलब जगह उनकी नहीं थी जिनसे आपने लीज की थी? नहीं, ये भाइयों की जगह थी आपस में। अच्छा। तो वहां पे एक भाई ने टेक ओवर कर लिया है, तो उस वजह से वो जो प्रेमिसेस है ना कैफे का, वो उसी के अंदर आता है। तो कहीं और जगह क्यों नहीं ले ली? क्योंकि क्रिएटर्स को एक जगह जो थी उनकी बैठने की, वो चली गई। मुझे ये लगता है कि वो बंजर जगह थी, और जब वो कैफे खुला चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले वहां पे सिर्फ उस जगह पे सिर्फ डेट्स ही लगती होंगी, क्योंकि इतनी सन्नाटा था, या तो मोबाइल स्नैचिंग होती होंगी। तो इस वजह से जब हमने वो कैफे खोला तो एक कॉन्फिडेंस आया लोगों में, स्पेस ज्यादा था वहां पे, पार्किंग का स्पेस ज्यादा था, प्लस वो थोड़ा सा हमने क्रिएटिव स्टाइल का बना दिया था, थोड़ा बैम्बू को, हमेशा बैम्बू को आप जो लेते थे वो एक अलग तरीके से लेते थे, उस बैम्बू को हमने बहुत बम्बू लग्जरी टाइप का बना दिया था, बम्बू कि बना हर दिया। कोई आके पूछता था यार ये कहाँ से बना है शेड, इस तरह का बैम्बू को इस तरह भी मोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह के एजेस भी निकल सकते हैं बैम्बू के। क्या नाम रखा था जगह का? द लास्ट एग्जिट कैफे। तो इंस्पायर्ड था मैं लास्ट एग्जिट से, क्योंकि मुझे लगा यार एग्जिट पे ही है, अब कोई फलाना कैफे, मुबीन कैफे, यूट्यूबर कैफे, 10 तरह की सजेशन आ गई, मैंने बोला कुछ नहीं रखना, द लास्ट एग्जिट है ये, बिल्कुल इसके बाद शारा फैसल है, ये निकलता। तो इजी था सबके लिए आना वहां पे, जाहिर सी बात है। जब एक खुला है मेरा, तो और भी बहुत सारे दोस्त आते थे वहीं पे, मिल जाते थे, मीटिंग्स भी चल रही हैं, बहुत सारे ड्रामास की शूट्स चल रही हैं वहाँ पे, बहुत सारे टिकटॉकर्स मैं देख रहा होता था। मैं जब उनकी टिकटॉक वीडियोस में होता था, ये तो मेरे कैफे में बैठे हैं, पीछे मैं ही तो नजर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे म्यूरल बना हुआ था उस पर। तो वो था वो, और बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि वो एक रात पहले तक वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, इवन मेरे खुद के बैठने की जगह नहीं थी, और दूसरे दिन वहाँ पे वो सील्ड हुई थी जगह बाय कोर्ट। तो अब ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक जगह थी, तो मुझे लगता कि मैं वहाँ पे काम करना मज़ेदार नहीं होगा। दूसरी जगह क्यों नहीं खोला, एक तो उस जैसी लोकेशन नहीं मिल रही है मुझे, इतनी शारा फैसल के करीब या सिंधी मुस्लिम पे, मुझे वैसी लोकेशन चाहिए सुकून वाली, ताकि कोई भी लोग अगर भले वो चाय पीने आ रहा है तो रिलैक्स होकर बैठे। कैफे पे ही नहीं यार चलो पिए अब उठ जाओ, या शोर शराबा हो रहा पीछे से बाइक्स वाइक्स आती। तो डीएचए में क्यों नहीं खोल रहे थे? तो भरे में वहाँ पे अपने उनके विजिलेंस के मसले हैं, वहाँ पे पता चला एक सजा के लगाई चीज और थोड़ी देर में कुर्सी के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे इस तरह की चीजें नहीं करनी। तो इस वजह से मैं डीएचए में मैं लोगों को मना करता हूँ, शूट्स भी नहीं करो भाई, कुछ भी नहीं करो, वहां से निकल जाओगे आपके लिए सुकून है, बहुत मसले होते हैं। ये मुझे बताएं, गोल्डन वीजा क्यों नहीं आपने उसका फायदा लिया? मूव क्यों नहीं कर गए आप, शिफ्ट क्यों नहीं कर गए? अक्सर लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। मूव देखिए, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज अभी है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद जो आपको अभी इतनी तमाम स्ट्रगल दिखा, ये 2016 से 6 से लेकर अब तक की अभी भी स्ट्रगल ही चल रही है। हम डेली कोई ना कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं, ऐसी कोई रील बनाते हैं कि अब रेलिवेंट रहें। हमें रेलिवेंट होने के लिए मुझे कोई कंट्रोवर्शियल हरकत नहीं करनी, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे अपनी कोई वीडियो लीक नहीं करनी, मुझे कंटेंट से रेलिवेंट रहना है। तो मैं बना रहा होता हूँ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं अभी यहाँ तक जो स्टेज पे पहुंचा हूँ, मैं अगर कहीं मूव करूंगा तो जीरो से शुरू करेंगे। जीरो नहीं तो 2 या 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, और अब वो शायद वो एनर्जी नहीं है स्टार्ट करने वाली। ठीक है, तो जहाँ हैं जैसे हैं अच्छा कर रहे हैं, रुपीज में कमाते हैं, दिरहम में उड़ाते हैं। रुपीज में जो आप कमाने की बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पैसिव इनकम की, एक दफा आपने रुपीज अर्न कर लिए, पैसिव इनकम का जो एक कॉन्सेप्ट है कि यार बैठे हुए घर बैठे पैसे आ रहे हैं, किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए इन योर एक्सपीरियंस? मैं आपका एक्सपीरियंस चाह रहा हूँ उसमें। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं या आप बाहर गई हैं और डॉलर्स में कमा रहे हैं, लेट सपोज आपके पास $2 लाख है, तो आप ये ना सोचिएगा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि देखिए,
अगर $2 लाख आज से 3 साल पहले चले आते हैं, $2 लाख जो थे वो पाकिस्तानी तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए थे। ऐसे ही है। 3 साल पहले आपने उस टाइम 3.25 करोड़ रुपए का कोई बैंगलो लिया है, ठीक है। आज वो बैंगलो 6 करोड़ का नहीं है, आज वो 4 करोड़ रुपए का। लेकिन डॉलर जो है 5 करोड़ 80 लाख 5 करोड़ 80 लाख। तो आप नुकसान में थे, नुकसान में हैं। और लोग बहुत इस तरह सारे ऐसे सोचते नहीं दोस्त हैं। हैं। हाँ, लोग सोचते नहीं है ऐसे। लोग अभी अब बात करते हैं गाड़ी पे मेरी। अगर मैंने जो गाड़ी खरीदी थी वो $38,000 की थी तकरीबन। $38,000 कितने हो जाते हैं आज की तारीख में? करोड़ लगा लें। गाड़ी की वो न्यू गाड़ी की प्राइस देख लें कितने होगा, कितने हो गए? वो मेरे ख्याल से 9 मिलियन की है अभी। कितना नुकसान हुआ मुझे? हाँ, क्योंकि प्राइसेस अभी कम हुई हैं और भी शायद कम हो गई होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डॉलर तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है ना, 275 280 275 280 यहीं पे खेल रहा है डॉलर। तो मुझे एक्चुअली रुपीस में तो मुझे अच्छा लगता है, बट भाई मैंने तो डॉलर्स के लिहाज से चीजें सोची थी ना, तो कमा भी उसी में रहे हम लोग। इनकम जो आती है डॉलर्स में आती है, फिर कन्वर्ट होकर हमें मिलती है। तो हम उसी तरह देख रहे होते हैं यार इतने डॉलर इस महीने के, इतने महीने के इस डॉलर, उस लिहाज से तो मुझे नुकसान हुआ। तो डॉलर में मैंने 37 या 38,000 की ली थी, वो अभी 34,000 की भी नहीं है। तो 3,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। वही 3,000 आप बिटकॉइन में लगा देते। नहीं, बिटकॉइन में नहीं लगा, शिट कॉइन में लगा। और एक्चुअली ये मैं कोई मजाक नहीं, क्योंकि नहीं, क्रिप्टो का तो बहुत शौक है ना आपको। मुझे बहुत शौक है। मुझे हर चीज जो नई चीज आती है मुझे उसको अडॉप्ट करने का बहुत शौक है। मैं NFT में बहुत रहा हूँ, मैंने NFT में बहुत पैसा गंवाया भी है और अच्छा खासा बनाया भी है। फिर एक टाइम अब ऐसा है कि अभी वो मार्केट डेड पड़ी हुई और मैं एसेट्स देख रहा हूँ, यार ये क्या, मतलब लाखों के एसेट्स अभी हजारों। बोर्ड एप तो नहीं खरीदा हुआ? बोर्ड एप आई विश के मैं खरीद लेता, मेरे सामने से गुजरा है, वो सब परचेज कर सकते थे, बट जब वो निकल गया तो बोर्ड एप अब क्या करें। खैर कहना ये था कि आपको जो ना, तो पैसिव इनकम में मैं बात कर रहा था कि पैसिव इनकम, आपने कहा कि अगर डॉलर में इनकम है तो रियल एस्टेट में सोच समझ के लगाना चाहिए। रियल एस्टेट में यहाँ पे सोच समझ के लगाना चाहिए। लेकिन व्हाट इज अ गुड, अगर क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर्स की इनकम आती है, क्रिएटर्स के लिए व्हाट डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छी, सेफ और कंसिस्टेंट जगह है पैसिव इनकम के लिए? देखिए, क्रिएटर्स बहुत सारे इसमें बिजनेस हो सकते हैं, बहुत टेम्परेरी भी होते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप सीजनल चल रहे होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स वो अपने मर्च लॉन्च करते हैं, अपने कलेक्शन कुछ लॉन्च कर रहे हैं, परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं। बट फिर भी आज के दौर में मुझे लगता है कि यार अगर मैं परफ्यूम लॉन्च करता हूँ या मैं अपने मर्च लॉन्च करता हूँ, मैं अबाउट टुक करके 1 मिलियन कमाऊंगा। मिलियन 2 मिलियन जो भी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुपीस, डॉलर्स? मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं एक टी शर्ट कलेक्शन निकालता हूँ और मुझे टी शर्ट पे मैं 2,000 रुपए की वो बेच रहा हूँ टी शर्ट, मैं 4,000 रुपए की नहीं बेच सकता। टी शर्ट कोई नहीं बाय करेगा। मैं बाहर से अगर मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ तो मुझे 3,000 रुपए की पड़ रही है, बाहर से अगर मैं खरीदता हूँ तो मैं क्यों पाकिस्तानी एक टी शर्ट 4,000 रुपए? तो 2,000 अगर मैंने रुपए की टी शर्ट, और उसकी मुझे उसमें भी चले, मुझे मैं कह लेता हूँ मुझे 60% का प्रॉफिट है, मार्केटिंग सब कुछ हटा दो, 60% का प्रॉफिट है, 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको 1,000 बेचनी है, 1.2 मिलियन। 1,000 बेचनी है। 1,000 तो बुरा नहीं, 1,000 तो 1,000 अगर खरीदने वाले वो सुपर फैंस हैं तो फिर मुझे ये बेचने की क्या जरूरत है? बात तो ये सोचे तो इसका मतलब फिर आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो सुपर फैन में इन्वेस्ट करें। आप इन चीजों में इन्वेस्ट कर दें, वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि मैं उस पर फिर फीडबैक भी लूं, मेरे पार्सल रिटर्न भी आ रहे हों। तो क्योंकि वो फिर आप एक बिजनेस में पड़ रहे हैं ना भाई, फिर तो आपने एक प्रोडक्ट शिप किया, उस प्रोडक्ट पे फीडबैक आएगी, या टाइट है, लूज है, साइज सही नहीं है, कलर नहीं। मुझे ये लगता है, देखिए आज के दौर में अगर आपको एक्चुअली पैसा कमाना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें डिजिटली जिसमें आप आ सकते हैं। मैं चूंकि मैं क्रिप्टो का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मुझे ये लगता है कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जहां पे आपको पैसा डालने की जरूरत नहीं है। सारा क्रिप्टो मतलब हर कॉइन आप कहेंगे? आप बहुत सारे टॉप कॉइन्स पे अपना इथेरियम, नहीं टॉप कॉइन्स की जरूरत है। अभी हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी एक कॉइन है नोट कॉइन, नॉट कॉइन है। 5 दिन पहले तक उसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था हमें, और हम फिर एकदम से उसमें 30-40% अप आ गया एक रात में। सट्टा हुआ ना यार? नहीं सट्टा नहीं, मतलब उसकी डिमांड बढ़ी ना।
क्यों? कोई एक 4-5 बायर्स आए जिन्होंने वो उनको लगा कि यार हम ये कॉइन्स उनको उनका रोड मैप अच्छा लगा होगा, व्हाइट पेपर अच्छा लगा होगा, उन्होंने इन्वेस्ट किया उस पर। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो और लोगों का भी भरोसा आया। अब वो कॉइन साला मैं आज के दिन बैठा हूँ 3 दिन से सिर्फ वो ग्रीन लाइट ही शो करवा रहा है। बट मैं अगर पलट के उसकी कहानी बता दूं कि यार हम 3 बैठ के यहाँ पे फैसला कर लेते हैं यार इस कॉइन के अंदर $1 मिलियन ठोक दो, जैसे ही वो कॉइन उठा हमने सारा डंप कर दिया। देखिए ये ऐसा होता है, पंप एंड डंप इसको कहते हैं। पंप एंड डंप होता है, बुल रन होते हैं बहुत सारे। बट इससे देखिए फॉर एन एवरेज क्रिएटर, आप फिर भी टेक्निकल क्रिएटर हैं, आपका एक बैकग्राउंड है, सोच समझ है, इंटरेस्ट है, राइट? एवरेज क्रिएटर ने पैसे बना लिए। अब या तो आप बहुत बड़ी गाड़ी जाके ले लें 5-6 करोड़ की, ठीक है, फिर आप सबको बताएं कि मैंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है, या आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में नुकसान भी हो सकता है अगर डिवैल्यूएशन होती रहे बीच में। अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, मैंने शुरू में वही बताया, अगर आप डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी है या आप पाकिस्तान में डॉलर्स में कमा रहे हैं, यहाँ वाले तो देखिए यहाँ वाला तो फायदे में ही रहेगा ना। कंटेंट क्रिएटर जो पाकिस्तानी बेस्ड जो पाकिस्तानी, हाँ वो रियल एस्टेट में कर सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, रियल एस्टेट में बिजनेस कर सकता है, आई मीन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्लॉट्स खरीद सकता है, इनिशियल जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसकी फाइल्स खरीद सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। इवन अगर अभी सीजन चल रहा है, इवन आई मीन रमज़ान से पहले मैंने प्लान किया था दोस्तों के साथ, यार कैटल पे हम घुसते हैं, बिजनेस करते हैं। सोचा था, नहीं कर रहे वो अलग बात है, तो सोचा था बकरे खरीद लें बहुत सारे। हाँ, मैं एक्चुअली ये था, मैंने बोला यार है अच्छा मार्जिन है, इंटीरियर जाएं आप, इंटीरियर जाएं, आपको एटलीस्ट 100% रिटर्न मिलता है। बिल्कुल ऐसी ही था, और बहुत सस्ते मिल रहे थे। 2 वीक्स का 3 वीक्स का स्टोरेज कॉस्ट होती है, फूड कॉस्ट होती है इनकी, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसी ही था, हमें बहुत सस्ते दामों पे बकरे मिल रहे थे, जो कि अगर मैं आज उसको बेचता तो मुझे लिटरली 60% मुझे प्रॉफिट होना था, बट हिम्मत नहीं हुई। बट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कर रहे हैं। अभी एक दोस्त है जिसका पूरा कलेक्शन 2024 का सोल्ड आउट है, सब बेच दिया उसने, कैटल अपना, कैटल पूरा, गाय बकरे तमाम चीज वो बेच चुका है और बैठ गया। अब एक और दोस्त के मैं फार्म पे गया तो वो कह रहा है यार अब मेरे पास जो है ना, मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले मैं गया तो कह रहा है बस ये कुछ जानवर बचे हैं, बाकी सब बिक चुका है। ये भी है, बट फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि वो कहता है भाई एक जानवर मेरा ऐसे ही मर गया, खड़ा खड़ा मर गया, तो कितने का नुकसान हो यार, 14 लाख रुपए का जानवर था। तो हर चीज जरूरी नहीं है कि अगर कोई बिरयानी किसी की चल रही है तो बराबर में मैं बिरयानी का ही ठेला लगा लूं कि मेरी भी चलेगी, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कराची में कहते हैं ना कि भाई कराची में पानी से भी पैसा लोग कमा रहे हैं, मट्टी से भी कमा रहे हैं पैसा, ऐसे ही है, बजरी बेच के भी कमा रहे हैं, पानी बेच के भी कमा रहे हैं। तो अब वो आपको सोचना है कि किस तरह आपने कहाँ पे अपना पैसा जो है ना। तो इसमें मैं अगर इसको समराइज करूँ तो थोड़ा सा तो आपने भी तो मतलब उसके ऊपर अपना रिसर्च करनी है। एज ए क्रिएटर अगर मैंने कमा लिए पैसे, राइट, और मैं डिजिटल दौर से और डिजिटल तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा चीज़ों को खुद से स्टडी करके समझना पड़ेगा, क्रिएटिव तौर पे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस वक्त पे। और बेशक मैं शायद उस चीज़ का एक्सपर्ट ना हूँ, लेकिन अगर साथ में कोई एक एक्सपर्ट मिल जाए जो गाइड सही तरीके से कर दे कि यार कैटल में करना है कैटल में कर लो, क्रिप्टो में करना है, NFTs में करना है, रियल एस्टेट में करना है, पैसे बनाने के एवेन्यूज़ बहुत हैं। लेकिन वो आपने एक पहली बात कही थी ना, अगर आप सही सोबतों में अगर आप वक्त गुजारेंगे तो ये एवेन्यूज़ आपको नज़र आएंगे। ऐसा ही है, ऐसा है ना, ऐसा है। आपकी जो सराउंडिंग होती है, आपकी जो गैदरिंग होती है, वहाँ से आप पहचाने जाते हैं और उसी से आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट भी करते हैं आपको चीज़ें करने पे, गुड और बैड, ये आपके ऊपर है वो किस तरह की चीज़ मोटिवेट कर रहे हैं। वो बोला आजा चल कहीं पार्टी करने चलते हैं, या तो वो बोलते हैं आजा चल एक नई स्टार्टअप खोलते हैं। तो ये आपका जो ना, आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या नर्चर है, उससे भी बड़ा आपको फ़र्क पड़ता है। तो जब भी लोग ऐसे लोगों में, अब वो थोड़ी सेल्फिश अप्रोच है, ऐसे लोगों में बैठा उठा करो तो मतलब वो तो नेचुरल नहीं हुआ। बट अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना तो मैं लकी हूँ कि हमेशा जो दोस्त मिले बहुत अच्छे मिले। कभी या तो आप ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा ढूंढी ऐसी चीजें रहा होता हूँ और वही मिलती है मुझे। जो आपकी सोच होती है, जो आपकी कोर सोच होती है ना, वही चीज सामने फिर निकल के आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल यकीन रखता हूँ, तो मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन का भी यही कॉन्सेप्ट है एक तरह से।
रोज रात को मैनिफेस्ट करके सोता हूँ मैं कि यार मैं अभी बिलियनर हूँ, डैन बिल्जेरियन की तरह। डैन बिल्जेरियन की तरह। और इसी नोट पे मैं कहूँगा बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, खुशी हुई यार, माशाल्लाह से आपका सक्सेस, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so और आई थिंक जो हमने बातें की, आई होप कि कंटेंट क्रिएटर्स इसमें से सीख सकें, क्योंकि इट इज़ मेरे हिसाब से इट्स ए फैंटास्टिक इंडस्ट्री। मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स द ओनली इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जिसमें आप, इट डजेंट मैटर आप पुल के किस साइड से आप आ रहे हैं, आप कहीं से भी आप आ रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है डॉलर इनकम क्रिएट करने की, अपनी लाइफ को सिक्योर करने अभी की। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने एक क्रिएटर देखा होगा, खिजर उमर, वो साउथ पंजाब से है वो शख्स, और वो लड़कों ने ऐसी मोबाइल पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की रील फॉर्मेट में, फेसबुक पे डालते हैं वो लोग, और उनके व्यूज क्रेजी हैं। मतलब एक होता है 7-8 मिलियन, उनके 80, 90, 100, 120 मिलियन व्यूज, ऑल मोनिटाइज्ड। उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है उनके, बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया ये 3-4 सालों में। तो हर जगह का क्रिएटर आ सकता है। यूट्यूब ऑब्वियसली आप फिर टाइम के साथ आपको जो ना, मतलब फिर पता चलता है कि हाँ यार किस तरह आपने अपने आप को रखना है, किस कैटेगरी में अपने आप को फॉलो करना है आपको, वो फिर आपको टाइमली आपको पता चलता रहता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स थे मैं जिनको अभी देखता हूँ जो कि बहुत पॉलिश हो गए हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते होंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हैं ऐसे, लारेब है जिसके अंदर रुमैसा है, अरीका है, रबीता, इन लोगों को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार इन लोगों ने तो बहुत अच्छा ग्रूम किया अपने आप को। और वही एक प्लेटफॉर्म की वजह से आपको जो ना, जो लोग अक्लमंद होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं और जो अपनी सराउंडिंग अच्छी रखना चाहते हैं, उनको फिर फर्क भी पड़ता है। वरना आज भी आप जबान निकाल के स्लो मोशन ही करते रहेंगे, मशहूर तो हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं है। ग्रो करना है, ग्रो करना वक्त के साथ आपको ग्रो करना है, और आपको जो ना अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आपको अपग्रेडेड रहना है, वरना तो इररेलेवेंट हो जाएंगे आप। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे नहीं पता होगा अगर आज के दौर में कि रील्स क्या होती हैं, मुझे नहीं पता होगा क्रिप्टो क्या होता है, मुझे नहीं पता होगा NFT क्या चीज़ है, तो मैं एक वक्त आएगा कि इररेलेवेंट हो जाऊंगा। या नहीं समझने के लिए लोग ये भी बोलते हैं हराम, पहले पढ़ तो लो कि भाई, देख तो लो, सीखना तो मतलब पढ़ना मसला नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करना वो आपकी अकल बताएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच। अरे मुझे बहुत मजा अच्छा आया, लगा। थैंक यू। पॉडकास्ट पे आते हुए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कभी कभार ऐसी हम एक आपको एक अलग शक्ल दिखती है, बातें करते हैं जब आप, तो एक ना एक कोई कमेंट आ जाता है नीचे, यहाँ पे भी आएगा कि देखो कोई भी मुंह उठा के इंटेलेक्चुअल बन जाता है। यहाँ पे भी आएगा कमेंट, और उसको हाईलाइट करिएगा। इंसान की सोच को तो नहीं रोक सकते ना यार, जो आपकी सोच है वो है। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया आपकी सोच सुन के और आपकी स्ट्रगल को समझने में, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद सक्सेस मिलेगा। आपने पाकिस्तान को चुना, ये सबसे बड़ी मतलब मेरा टेक अवे था कि इसके बावजूद कि आपके पास सब कुछ अब माशाल्लाह से आ गया है, आपने आज भी पाकिस्तान को चुना कि यार यहाँ बैठ के ही काम करना। नहीं, गोल्डन वीज़ा जिस दिन मेरे हाथ में आया, मैं उसके 4थे दिन में पाकिस्तान में था, बस आ गया। यहाँ से फ्लैग, अच्छा मैंने कहीं डाला भी नहीं इत्तेफाक से, मैंने कहीं पोस्ट भी नहीं लगाई, कोई फ्लैग्स भी नहीं किया, जबकि मुझे चाहिए था कि मैं करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक दिया है आपके क्रिएटर्स को, कभी डाल देंगे, कोई अच्छी तस्वीर आई और फ्लैक्स होना चाहिए, एक NFT फ्लैक्स और एक गोल्डन वीज़ा। NFT के बीच में आया था ऐसा ऑप्शन, बट फिर मुझे लगा नहीं यार ये लोग मेरा पूरा पोर्टफोलियो देख लेंगे, क्या क्या चीज होल्ड की। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू डिजिटेल्स। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, कमेंट छोड़िए, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपकी फीडबैक लेके मैं गेस्ट को इनवाइट करता हूँ। सो सजेस्ट हु यू वांट टू सी नेक्स्ट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।